अब हम जा रहे हैं ग्लैंड्स की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने से पहले हम चलेंगे लिवर की तरफ। तो जो लिवर होता है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी में मिलने वाला कौन है? लिवर है। और ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इसके सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाते हैं, वो डक्ट के थ्रू कहीं पर जाते हैं। जैसे ईयर वैक्स, जैसे सिलाइवरी ग्लैंड्स, ये सारे एक्सोक्राइन होते हैं, वैसे ही लिवर एक्सोक्राइन है। इसको वन ऑफ द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। इसको वन ऑफ द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे काम होते हैं और हैवी भी बहुत होता है। ये 1.6 kgs का होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन में, एक हेल्थी ह्यूमन में लिवर का वेट होता है 1.6 किलोग्राम kg। और राइट हैंड साइड हमारी बॉडी की राइट हैंड साइड में होता है और डायफ्राम के नीचे होता है, मतलब जहां पर स्टमक होती है। तो स्टमक लेफ्ट में होती है और लिवर राइट में थोड़ा सा टिल्टेड की फॉर्म में होता है। तो इसकी लोकेशन क्या है? राइट हैंड साइड बिनेथ दी डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे राइट हैंड साइड पे। इसका वेट क्या है? 1.6 kg। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है और कैसा है? एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा जो लिवर होता है वो जिन सेल्स से बना होता है उनका जो शेप होता है वो हेक्सागन होता है, मतलब 6 साइडेड होते हैं इस लिवर के सेल्स। और इन सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। ये मिलके लोब्यूल्स बनाते हैं। इसका मतलब लिवर जो है वो हेक्सागोनल लोब्यूल्स से बना होता है। हेक्सागोनल लोब्यूल्स के बाहर एक कवरिंग होती है, एक कैप्सूल होती है हर एक हेक्सागोनल लोब्यूल के बाहर। इस कवरिंग को हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। तो लाइनिंग जो होती है हेक्सागोनल लोब्यूल्स की, जो कि लिवर जिससे बना होता है, इस लाइनिंग को बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। तो ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है? हेक्सागोनल लोब्यूल की लाइनिंग है और जो लिवर है वो इन्हीं हेक्सागोनल लोब्यूल से बना है। एक हेक्सागोनल लोब्यूल्स में बहुत सारे लिवर के सेल्स मिलते हैं, मतलब लिवर हेक्सागोनल लोब्यूल्स में बांटा गया है और इन हेक्सागोनल के बाहर लोब्यूल्स के बाहर ग्लिसन्स कैप्सूल की लाइनिंग है और इसके अंदर हेक्सागोनल लोब्यूल के अंदर हेपेटोसाइट्स होते हैं जिनको हम लिवर सेल्स बोलते हैं, जो कि बाइल बनाते हैं। ठीक है, पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि जो लिवर है ये 4 लोब्स में बांटा जाता है, जिनमें से 2 तो मेन लोब्स होते हैं और 2 स्मॉल लोब्स होते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो 2 मेन लोब्स हैं उसको बोलते हैं एक राइट लोब। लिवर की राइट हैंड साइड वाला लोब राइट लोब और लिवर की लेफ्ट हैंड साइड वाला लोब हो गया लेफ्ट लोब। तो लिवर जो है वो मेन लोब्स उसके 2 होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, और 2 जो होते हैं वो स्मॉल लोब्स होते हैं। एक होता है क्वाड्रेट और एक होता है क्वाडेट। तो क्वाड्रेट और कॉडेट, CAUDATE। तो क्वाड्रेट और कॉडेट स्मॉल लोब्स हैं लिवर के, 2 स्मॉल लोब्स क्वाड्रेट कॉडेट, एंड राइट और लेफ्ट लार्ज लोब्स हैं। ठीक है, तो टोटल लोब्स कितने हो गए लिवर में? 4, 2 बड़े 2 छोटे, राइट लेफ्ट क्वाड्रेट एंड कॉडेट। इसके अलावा लिवर में क्या बनाया जाता है? बाइल। लिवर में एक ऐसा जूस बनाया जाता है, डाइजेस्टिव जूस, जिसमें कोई डाइजेशन एंजाइम नहीं होते, जिसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होती है। इस जूस को हम बोलते हैं बाइल जूस और ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। तो गॉल ब्लैडर लिवर के क्वाड्रेट जोन में मिलने वाला स्ट्रक्चर है, मतलब ये क्वाड्रेट लोब से अटैच होता है और ये बाइल को स्टोर करता है। ठीक है, ये बाइल को स्टोर करता है। तो स्टोर कहां होता है बाइल? लिवर के गॉल ब्लैडर में, जो कि क्वाड्रेट वाले लोब में है। और बाइल क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। लिवर के जो लोब्यूल्स हैं वो बने होते हैं हेपेटोसाइट से, जो मैं बता चुका हूं कि मैंने अभी बताया था कि इन हेपेटिक लोब्यूल्स में हेपेटोसाइट्स होती हैं जो कि क्या करती हैं? बाइल बनाती हैं। तो ये क्या करते हैं? ये बाइल जूस बनाते हैं और एक एक हेपेटोसाइट का बाइल जूस एक हेरिंग्स डक्ट में जाता है और हेरिंग डक्ट्स फिर बहुत सारी हेरिंग डक्ट्स एक कॉमन बाइल डक्ट में खुलती है। इसको कॉमन बाइल डक्ट या सिंपल बाइल डक्ट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो हेपेटोसाइट्स हैं वो उनका काम क्या है? बाइल बनाना। और बाइल बनाने के बाद ये इंडिविजुअली अपना जो बाइल बनाया इन्होंने हेपेटोसाइट्स ने, ये कहां पर डाल देते हैं? हेरिंग्स डक्ट में। और हेरिंग्स डक्ट बहुत सारी खुलती हैं एक कॉमन मेन बाइल डक्ट में, जो कि मैं डायग्राम में बताऊंगा ये कहां होती है। और यही बाइल जो ये सारे हेपेटोसाइट्स बना रहे हैं कहां स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में, जो कि एक ऑर्गन है जो कि क्वाड्रेट वाले स्मॉल लोब्यूल ऑफ लिवर से जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है गॉल ब्लैडर। इसके साथ साथ लिवर में फेगोसाइटिक सेल्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं कफ्पर सेल्स। फेगोसाइटिक सेल्स मतलब अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है लिवर में तो ये उनको खा जाएंगे। कैसे? फेगोसाइटोसिस करके। फेगोसाइटोसिस मतलब अमीबॉइड होते हैं ये। फिर ये अपना, अगर जैसे ये फॉरेन पार्टिकल है तो ये ऐसे अपनी शेप चेंज कर लेते हैं और फिर इसको इंगल्फ कर लेते हैं, फिर ये इसके अंदर आ जाता है और फिर इसको खा जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से
ये फेगोसाइटोसिस होता है और इसके फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं कफ्पर सेल्स। लिवर में मिलने वाले फेगोसाइटिक सेल्स जैसे डस्ट सेल्स मिलते हैं लंग्स में, वैसे ही कफ्पर सेल्स मिलते हैं लिवर में, जो कि लिवर की मतलब सुरक्षा करते हैं, वहां पर फॉरेन पार्टिकल्स को खाते हैं फेगोसाइटोसिस से। इसके साथ साथ ही एक चीज और बतानी यह बहुत जरूरी है कि लिवर हमारी बॉडी में एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसकी रीजनरेशन पावर बहुत ही हाई होती है। मतलब लिवर बहुत ही जल्दी रीजनरेट होता है। अगर लिवर को कोई चोट लग जाए तो वो बहुत जल्दी भर जाती है और लिवर बहुत ही जल्दी रीजनरेट हो जाता है। तो हाई रीजनरेशन लिवर में देखने को मिलता है। तो लिवर किससे बनता है? हेक्सागोनल लोब्यूल से, जिसके बाहर ग्लेसन्स कैप्सूल है, और ये बनते हैं हेपाटोसाइट से, और हेपाटोसाइट्स बाइल बनाते हैं। तो लिवर की फेगोसाइटिक सेल्स को कफ्पर सेल्स बोलते हैं। लिवर की रीजनरेशन हाई होती है। लिवर में हेपाटोसाइट्स में बाइल बनता है, वो हेरिन डक्ट से आते हुए बाइल डक्ट में जाता है। और ये जो हेपाटोसाइट्स होते हैं इनमें ग्लाइकोजन भी स्टोर होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो लिवर में स्टोर होते हैं वो होते हैं इन्हीं हेपाटोसाइट्स में इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि हेपाटोसाइट्स में स्टोर होता है, और ये इसका मतलब हेपाटोसाइट्स ग्लाइकोजन रिच होती हैं, ठीक है, और यहां पर ग्लाइकोजन स्टोर करी जाती है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है, ये क्वाड्रेट वाले जोन से अटैच होता है लिवर के, और लिवर 4 लोब्यूल्स में बांटा गया, राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट। लिवर 1.6 kg का होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, बिजिएस्ट ऑर्गन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, राइट हैंड साइड बिनेथ द डायफ्राम होता है, और ये हेक्सागोनल लोब्यूल से बना है, जिसके बाहर की लाइनिंग को हम ग्लेसन्स कैप्सूल बोलते हैं, और उनके अंदर हेपाटोसाइट्स होते हैं। अब चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे लिवर के फंक्शंस की, पर उससे पहले जान लेते हैं कि जो लिवर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है। लिवर एक टाइप की चीज सिक्रीट करता है जिसको हम बोल देते हैं बाइल जूस। बाइल जूस पीएच, पहले बात कर लेते हैं, बाइल जूस की पीएच होती है 8, मतलब ये स्लाइटली बेसिक हुआ। तो बाइल की पीएच होती है 8, और बाइल को स्टडी करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं। फिर भी ये बॉडी के डाइजेशन के लिए या बॉडी में डाइजेशन के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हम यहां पढ़ेंगे। तो बाइल की पीएच होती है 8, उसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होती हैं, पर तो क्या होता है, सबसे पहले तो वाटर तो होगा ही होगा, उसके बाद बाइल में होते हैं बाइल एसिड्स, और होते हैं बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स। बाइल सॉल्ट्स जो है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करवाते हैं। तो बाइल में वाटर है, बाइल पिगमेंट्स है, बाइल एसिड्स है और बाइल सॉल्ट्स हैं, जिसमें से बाइल सॉल्ट्स का काम होता है फैट्स का इमल्सिफिकेशन करवाना। इमल्सिफिकेशन डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। यहां पर मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है फैट्स का, कि जो बड़े फैट पार्टिकल्स हैं वो छोटे में टूट जाए, ताकि उसके ऊपर फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट कर सके। इसका मतलब डाइजेशन करवाने के लिए बाइल सॉल्ट्स का होना बहुत जरूरी है, या फिर बाइल का होना बहुत जरूरी है, तभी फैट्स का डाइजेशन कंप्लीट हो पाएगा। इसके अलावा जो बाइल में पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, इनका भी कोई ऐसा काम नहीं होता, ये सिर्फ येलो कलर के होते हैं। और ये जो हमारा फीकल मैटर होता है, जो हम वॉशरूम में जाके निकालते हैं, वो येलो कलर का जो फीकल मैटर होता है वो येलो कलर इसी वजह से होता है, बिलिरुबिन या बिलिवर्डिन, मतलब उसमें बाइल के पिगमेंट्स होते हैं बिलिरुबिन या बिलिवर्डिन, इसलिए वो येलो कलर का होता है। कभी कभी आरबीसीज भी आप देखेंगे इंडिविजुअली तो भी वो येलो कलर की होती है, वो भी बिलिरुबिन या बिलिवर्डिन की वजह से होती है, पर वो भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन येलो कलर के होते हैं, ये बाइल के पिगमेंट्स हैं, और ये हमारे फीकल मैटर को येलो कलर देते हैं। तो बाइल की पीएच हो गई 8, बाइल में होते हैं बाइल एसिड्स, बाइल सॉल्ट्स, वाटर एंड बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो कि येलो कलर के बाइल के पिगमेंट्स हैं। बाइल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होती है। अब हम आएंगे फंक्शंस ऑफ लिवर में। तो लिवर का सबसे पहला फंक्शन है बाइल बनाना और बाइल को स्टोर करना। स्टोर कहां होता है लिवर में बाइल? गॉल ब्लैडर में, ठीक है, गॉल ब्लैडर में बाइल को स्टोर किया जाता है। तो फंक्शंस ऑफ लिवर में बाइल मतलब ये फॉर्म करता है बाइल, और बाइल का काम सिर्फ मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स नहीं होता, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स भी करवाता है। मतलब लिपिड्स या फैट्स के अलावा ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में भी, मतलब डाइजेशन के प्रोसेस में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। उससे पहले मैं यहां पर आ जाता हूं फटाफट ट्रांस एमिनेशन पे। जो लिवर होता है वो ट्रांस एमिनेशन करवाता है, मतलब आपके मन चाहे प्रोटीन्स को बनवाता है।
ट्रांसएमिनेशन वो प्रोसेस है हमारी बॉडी का जिससे मन चाहा प्रोटीन बन सकता है, मन चाहे अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करके। ये डीएमिनेशन करवाता है, आप ये सिर्फ टर्म्स लिख सकते हैं, ये डीएमिनेशन करवाता है। डीएमिनेशन मतलब ये अमाइनो एसिड्स या ये प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करवाता है, और इसके साथ साथ ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। ये मैं एक्सक्रीशन में बताऊंगा कि अमोनिया सबसे टॉक्सिक वेस्ट है ह्यूमन बॉडी का, और उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कौन? लिवर। तो लिवर का एक काम भी ये भी हो गया कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, ये डीएमिनेशन और ट्रांसएमिनेशन करता है। इसके अलावा ये थर्मो रेगुलेशन भी करता है। थर्मो मतलब टेम्परेचर, रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ऊपर नीचे करना। तो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ऊपर नीचे करता है। साथ में लिवर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स का मेरे साथ नाम बोलो, एडेक, ADEK। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन से होते हैं? ADEK। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जो कि एडेक है, ADEK, इनको स्टोर करवाते हैं। मतलब ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हमारी बॉडी में कहां स्टोर होते हैं? लिवर में होते हैं। तो स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स ADEK, और डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। इसके अलावा लिवर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्लूकोज को लिवर, अब मतलब लिवर का जो बाइल है वो कैसे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करवा रहा है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है लिवर। कौन? लिवर। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। किसी भी चीज के आगे जेनेसिस लिखा है मतलब बनना, किसी भी चीज के आगे लाइसिस लिखा है, LYSIS, मतलब तोड़ना। तो यहां जेनेसिस लिखा है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना ग्लूकोज से, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज में टूटना, मतलब फॉर एनर्जी पर्पस, इसको बोल देते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं, जब ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है हमारी बॉडी में, तो उसको लिवर क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लूकोजेनेसिस की हेल्प से, प्रोसेस की हेल्प से ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, और फिर यही ग्लाइकोजन हमारे लिवर के हेपाटोसाइट सेल में या लिवर के सेल्स में स्टोर हो जाता है। और जब जरूरत होती है बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स, हमें पता है कार्बोहाइड्रेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। तो जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो इसी ग्लाइकोजन को जो ग्लूकोज से बना था, इसी प्रोसेस को रिवर्स कर देता है, मतलब ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस कर देता है, मतलब ग्लाइकोजन का टूटना कर देता है, ग्लाइकोजन को तोड़ के वापस ग्लूकोज बना देता है जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए बॉडी शातिरता से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर लेती है, ताकि अगर बाद में एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो वापस से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर पाए। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है या मैकेनिज्म है इस चीज का, ग्लूकोज का कन्वर्जन का, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये भी सब लिवर में ही होता है। इसके अलावा अगर मुझे बॉडी में एनर्जी चाहिए, मुझे ग्लूकोज चाहिए बॉडी में, और मेरे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है बॉडी में, तो कार्बोहाइड्रेट या हम ग्लूकोज को सिर्फ इन्हीं चीजों से नहीं बना सकते, हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स को हम प्रोटीन्स या फैट से भी बना सकते हैं। तो हमारी बॉडी का लिवर इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो कि इतना कैपेबल होता है कि वो प्रोटीन्स और फैट्स को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का नए तरीके से जेनेसिस करना, बनाना, ग्लूकोज को बनाना प्रोटीन या फैट से ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। तो ग्लूकोज का बनना। इसके अलावा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, का फैट्स में, छोटे फैट्स में टूटना, फैट्स में बनाना, लाइपोजेनेसिस होता है, मतलब लिपिड्स बनाना। ठीक है, तो फैटी एसिड्स को और ग्लिसरॉल को, जो कंबाइंड एक बहुत बड़ा पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है, इसको छोटे फैट्स में तोड़ना या लिपिड्स बनाना, उससे लिपिड्स छोटे होते हैं, तो लिपिड्स बनाना इज लाइपोजेनेसिस, मतलब लिपिड्स का बनाना, फैट्स का बनाना फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल से लाइपोजेनेसिस कहलाता है, और ये लाइपोजेनेसिस भी लिवर करवाता है। ठीक है, और प्रोटीन्स ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन की प्रोसेस से उसका मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब ये डाइजेशन नहीं करवा रहा, फिर भी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स का कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आइए एक बार फंक्शंस ऑफ लिवर को फिर देखते हैं। सबसे पहले ये थर्मो रेगुलेशन करवाता है, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। हमारी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो कि ADEK है, उनको लिवर में स्टोर करा जा सकता है। थर्ड, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। फोर्थ,
ट्रांसएमिनेशन करवाता है, मतलब एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड ये बना सकता है, मतलब किसी तरीके का नया प्रोटीन बना सकता है। फिफ्थ, डीएमिनेशन करवाता है, मतलब प्रोटीन्स को तोड़ सकता है। सिक्स्थ, अमोनिया जो कि बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में तोड़ सकता है, कौन? लिवर। सेवेंथ, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। ये ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़ सकता है फॉर एनर्जी, ग्लाइकोजेनोलाइसिस की हेल्प से। ये प्रोटीन्स और फैट से भी ग्लूकोज बना सकता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस की हेल्प से। ये हमारी बॉडी के फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल को लिपिड्स में बना सकता है या छोटे फैट्स में तोड़ सकता है विद द हेल्प ऑफ लाइपोजेनेसिस। तो ये 10 प्रोसेसेस या 10 फंक्शंस जो है ये आपको लिवर के याद रखने हैं, ठीक है। तो ये था बाइल, ये था लिवर। अब हम चलते हैं पेंक्रियास की तरफ, और लास्ट में जब हम लिवर और पेंक्रियास दोनों पढ़ लेंगे तो हम एक डायग्राम बनाएंगे बड़ा सुंदर सा, और फिर उसमें देखेंगे कि लिवर और पेंक्रियास कैसे जुड़े हुए होते हैं, कौन से डक्ट्स होते हैं, कौन से स्फिंक्टर्स होते हैं और क्या क्या वहां पर होते हैं, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, पेंक्रियास पढ़ने के बाद। पहले पेंक्रियास पढ़ लेते हैं, चलिए। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ग्लैंड की, विच इज पेंक्रियास। पेंक्रियास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्लैंड है, क्योंकि ये ऐसी ऐसी चीजें सिक्रीट कर देता है जो कि अब फुलझड़ियां, पटाखे सब फोड़ेंगे, बिकॉज अभी तक जो इतना स्लो डाइजेशन चल रहा था एकदम से फास्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ पेंक्रियास। तो पेंक्रियास को और स्पीड में पढ़ेंगे। पेंक्रियास जो है वो हमारा एक और एक्सेसरी ग्लैंड है लिवर के अलावा। पेंक्रियास की लोकेशन होती है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। इसके बाद मैं आपको लिवर और पेंक्रियास की लोकेशन समझाने वाला हूं, उनकी स्फिंक्टर्स, उनकी डक्ट्स कहां खुलती हैं, कैसे खुलती हैं, हेपाटोपेंक्रियाटिक डक्ट्स वगैरह सब दिखाने वाला हूं। तो लोकेशन क्या होती है, ये हमारा पेट है और ये हमारा डिओडेनम है, तो इसके बीच में यहां अटका होता है पेंक्रियास, मतलब स्टमक के और डिओडेनम के बीच में होता है पेंक्रियास, ठीक है। लोकेशन के बाद बात करेंगे, पेंक्रियास एक बड़ा ही स्पेशल ग्लैंड है, क्योंकि ना तो ये सिर्फ डाइजेशन में बल्कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी करता है। इसका मतलब पेंक्रियास एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। एंडोक्राइन मतलब वो ग्लैंड्स जो कि डक्ट लेस होते हैं, जो अपना सिक्रीशन सीधा ब्लड में डाल देते हैं। इसके लिए एक नया चैप्टर, मतलब इसके लिए एक अलग चैप्टर होता है एंडोक्राइन सिस्टम। वो हम एंडोक्राइन वाला पार्ट पेंक्रियास का, जिसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पेंक्रियास का वो पार्ट जो कि डक्टलेस ग्लैंड है या फिर जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है, उसको बोल देते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन वाला पार्ट। एक्सोक्राइन वाला पार्ट मतलब पेंक्रियास का वो पार्ट जिसका नाम क्या है, एसिनी। क्या है पार्ट, क्या है नाम, एसिनी। ये डक्ट में डाइजेस्टिव जूसेस को निकाल के डिओडेनम में छोड़ देता है। इसका मतलब एसिनी वाला पार्ट जो एक पेंक्रियास का है वो एक्सोक्राइन है, मतलब वो अपना सिक्रीशन डक्ट्स में, ट्यूब्स में, पाइप्स में छोड़ते हैं। और ये एसिनी वाला पार्ट ही पेंक्रियाटिक जूस बनाता है, ये हार्मोन्स नहीं बनाता। ये क्या बनाता है, पेंक्रियाटिक जूस, जो कि हमारे डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। अब बात करते हैं पेंक्रियाटिक जूसेस की। तो पेंक्रियाटिक जूस की भी लिवर की तरह ही एक बेसिक पीएच होती है 8.8। कितनी पीएच होती है, 8.8। अब पेंक्रियाटिक जूस की बात करेंगे तो ये तो भैया इतना गेम चेंजर है। इसमें न्यूक्लियसेस होते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक एसिड का, अभी तक न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन नहीं हुआ था, अब आई है न्यूक्लियस। किसने बनाई, पेंक्रियास ने। कौन से पार्ट ने, एसिनाई पार्ट ने। और अब ये है न्यूक्लियस वाली एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को मार मार के तोड़ देगी। इसके बाद पेंक्रियाटिक लाइपेज, कौन सी एंजाइम, पेंक्रियाटिक लाइपेज, ये लिपिड्स को और तोड़ेगी। इसके बाद पेंक्रियाटिक जूस जो कि एसिनाई पार्ट बनाता है, उसमें होती है पेंक्रियाटिक अमाइलेज। और उसके अलावा यही एसिनाई पार्ट इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी बनाता है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीनों ऐसी एंजाइम्स हैं जो कि इनएक्टिव होती हैं
पर प्रोटीन्स का डाइजेशन करवाती है। कौन? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसका मतलब पेंक्रियाटिक जूस एक पूरी कुंडली है, इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी है, इसमें पेंक्रियाटिक अमाइलेज भी है, इसमें पेंक्रियाटिक लाइपेज भी है और इसमें न्यूक्लियस भी है। इसका मतलब पेंक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या हुआ? क्या पेंक्रियास का फंक्शन क्या हुआ? ये इनएक्टिव पेप्टाइडेजेस, पेप्टाइडेजेस मतलब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ये प्रोटीन को तोड़ेंगी, तो इनएक्टिव पेप्टाइडेजेस या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं फॉर प्रोटीन डाइजेशन। इसके अलावा यहां पर ये न्यूक्लिक एसिड और फैट का डाइजेशन भी करवाती हैं। मतलब ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स भी होती है, मतलब ये प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड इन सबका डाइजेशन करवाती है। और ये था हमारा पेंक्रियास, छोटू सा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा। अब देखते हैं पेंक्रियास और लिवर कहां पर सिचुएटेड होता है। फंक्शंस आपको पता चली गए, इनएक्टिव पेप्टाइडेजेस या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है इसमें, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करवाएगी। कौन है? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज या न्यूक्लिक एसिड और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी है। पेंक्रियाटिक अमाइलेज भी है, पेंक्रियाटिक लाइपेज है, न्यूक्लियस है। ये एसिनाइ पार्ट बनाता है, मतलब एक्सोक्राइन पार्ट बनाता है और इसकी पीएच पेंक्रियाटिक जो की पीएच 8.8 होती है, मतलब ये बेसिक होता है। और इसमें एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है जो कि पेंक्रियाटिक जूस मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है, और एंडोक्राइन पार्ट होता है जो कि डक्टलेस हार्मोन्स बनाता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। मतलब ये वाला आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला तो एंडोक्राइन वाला पार्ट है जो हार्मोन्स बना रहे हैं, हमें पढ़ना ही नहीं है। और जो कि एसिनाइ वाला पार्ट है वो पेंक्रियाटिक जूस बना रहा है, जो कि जिसकी पीएच 8.8 है, बेसिक है, वो ये हो गया सारा। इसका मतलब पेंक्रियास तो एक्सोक्राइन भी निकला और एंडोक्राइन भी निकला। अरे इसके तो दो चेहरे हैं, तो मैं इसको क्या बोल दूं? मैं इसको मिक्सोक्राइन बोल देता हूं, या फिर मैं इसको हिटेरोक्राइन बोल देता हूं, क्योंकि इसके दो चेहरे हैं, एक तो ये एंडोक्राइन भी है और ये एक्सोक्राइन भी है। और इसकी लोकेशन क्या है? ये स्टमक और डिओडेनम की लूप के बीच में फंसा हुआ होता है। तो ये था पेंक्रियास, और ये गेम चेंजर है। अब ये डाइजेशन करवा देगा सारा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चलने से पहले हम देख लेते हैं पेंक्रियास और लिवर कैसे कनेक्टेड होते हैं और कैसे डिओडेनम में खोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां हम स्फिंक्टर्स पढ़ेंगे या हम डक्ट्स के नाम पढ़ेंगे, इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए आगे, वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लो और फिर आगे चलो। Let's talk about the liver and the pancreas. That means liver and pancreas की लोकेशन। तो ये है हमारा ईसोफेगस, मतलब फूड पाइप। ये है डायफ्राम। तो हमें पता है स्टमक और लिवर डायफ्राम के नीचे होते हैं। ये लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है एंड ये राइट साइड ऑफ द बॉडी है, ठीक है। दिस इज माई राइट हैंड साइड, हेलो, दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड। तो ये राइट वाले मतलब मेरे इधर लिवर है एंड इधर स्टमक है एंड डायफ्राम के नीचे है, मतलब जहां पर थोरैसिक कैविटी ऑलमोस्ट खत्म हो रही होती है। नाउ लेट अस स्टार्ट। ये स्टमक है और ये डिओडेनम है, ये लिवर है। लिवर 4 पार्ट्स में बांटा गया है, राइट लोब, लेफ्ट लोब एंड 2 स्मॉल लोब्स, क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट। हम यहां पर सिर्फ 2 लोब्स बनाएंगे। ये है राइट लोब बड़ा वाला, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है, और ये लेफ्ट लोब छोटा वाला, लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा वाला। इसके नीचे ये छोटा सा दिखने वाला स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर। ये स्टोर करता है किसको? बाइल को। लिवर का काम क्या है? बाइल बनाना। जो लिवर बाइल बना रहा है, कहां पर? लिवर के हिपैटोसाइट्स, मतलब लिवर के सेल्स बाइल बनाते हैं। तो राइट वाले पार्ट में जो भी सेल्स हैं, जो भी बाइल बना रहे हैं, वो बाइल राइट हिपैटिक डक्ट, ठीक है। ये सारी बाइल जो राइट पार्ट में बनती है वो जाती है राइट हिपैटिक डक्ट में। ऐसे ही जितना भी बाइल लेफ्ट हैंड पार्ट में बनता है वो जाता है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट में। राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिल करके ये वाला जो है, ये मिल करके जो डक्ट बनाते हैं, ज्वाइंट्स टू फॉर्म अ कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या बनाते हैं? कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये है कॉमन हिपैटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होने जाता है और वहां से बाइल वापस आता है। गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है सिस्टिक डक्ट। कौन सी डक्ट? सिस्टिक डक्ट। तो डक्ट गॉल ब्लैडर से जो आती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट
इस कॉमन हेपेटिक डक्ट में, जो कि राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से मिलके बना था, इस कॉमन हेपेटिक डक्ट में सिस्टिक डक्ट आके जुड़ जाती है और इसको हम बोल देते हैं, और बनने वाली एक डक्ट को हम बोल देते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट किससे मिलके बनती है? कॉमन हेपेटिक डक्ट से और सिस्टिक डक्ट से। तो सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट के मिलने से बनती है कॉमन बाइल डक्ट, और इससे बाइल जूस सारा लिवर से आता है यहां पर। अब लिवर से जो बाइल आता है यहां पर, वो सीधा ही आते नहीं चले जाता डिओडेनम में, ये या फिर यहां पर एक स्पिंक्टर होता है, यहां एक वैल्व होता है जिसको खोल बंद करता है। इसको कहते हैं स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन, DEN, ठीक है, DEN, स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन। तो स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन, जो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बाइल डक्ट आ रही है, सॉरी, इसके यहां पर वाल्व होता है, इसको बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन। अब स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन और पेंक्रियास की डक्ट को हम बोल देते हैं डक्ट ऑफ विल्सन या पेंक्रियाटिक डक्ट। पेंक्रियास की डक्ट को बोल देते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट, अरे तो नाम से क्लियर है, या फिर साइंटिस्ट के नेम पे डक्ट ऑफ विल्सन या पेंक्रियाटिक डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट मतलब लिवर वाली डक्ट और पेंक्रियास की डक्ट ऑफ विल्सन या पेंक्रियाटिक डक्ट मिलके एक कॉमन डक्ट बनाती हैं। ये कॉमन डक्ट, ये लिवर वाली डक्ट है, ये पेंक्रियास की डक्ट है, कॉमन डक्ट बना रही है, इसको बोलेंगे हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट सीधा एम्पुला, ये फूला हुआ पार्ट एम्पुला होता है, ये सीधा डिओडेनम में जाके खुल जाती है। कौन? हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। और यहां पर भी एक स्पिंक्टर होता है, इस पे क्वेश्चन आता है, स्पिंक्टर ऑफ ऑडी। क्या बोलते हैं? स्पिंक्टर ऑफ ऑडी। स्पिंक्टर ऑफ ऑडी यहां पर है और ये डिओडेनम में खुलता है। अच्छा, पेंक्रियास में एक स्पेशल और डक्ट होती है, इसमें भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ये पेंक्रियास है, पेंक्रियास एक तो यहां लिवर की डक्ट के साथ मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाता है, इसके अलावा पेंक्रियास डिओडेनम में भी खुलता है एक स्पेशल डक्ट से। मतलब एक तो ये लिवर के साथ डक्ट बना के खुल रहा है, यहां पर हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पेंक्रियास खुला है डिओडेनम में। इसके अलावा पेंक्रियास डिओडेनम में एक और स्पेशल डक्ट के थ्रू खुलता है, जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरनी, डक्ट ऑफ सेंटोरनी। तो आइए रिवाइज करते हैं। लिवर के दो लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब से आने वाली डक्ट राइट हेपेटिक डक्ट, और लेफ्ट लोब से आने वाली डक्ट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिल करके बना देते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। और एक गॉल ब्लैडर से भी डक्ट आ रही है, इसको हम बोल देते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिल करके कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं, जिसके एंड में होता है एक स्पिंक्टर, जिसको हम बोल देते हैं स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन। स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन और पेंक्रियाटिक डक्ट, जिसको हम बोल देते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। ये डक्ट ऑफ विल्सन और ये कॉमन बाइल डक्ट स्पिंक्टर के थ्रू मिल जाते हैं और बना देते हैं हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। ये बना देते हैं हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, जो कि स्वॉलन, इसको एम्पुलर रीजन कहते हैं। तो ये स्वेल होके यहां पर डिओडेनम में खुल जाती है, और यहां पर भी एक स्पिंक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ऑडी। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। पेंक्रियास के पास एक और डक्ट होती है स्पेशल, जिसको हम बोल देते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरनी, जिससे पेंक्रियास सीधा डिओडेनम में अटैच होके खुल जाता है। ठीक है, सीधा खुल जाता है। तो डक्ट ऑफ सेंटोरनी, डक्ट ऑफ डक्ट ऑफ सेंटोरनी, डक्ट ऑफ विल्सन या पेंक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, स्पिंक्टर ऑफ ऑडी, सिस्टिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन। ये आपको याद रखनी है चीजें, ठीक है। तो अब आपको सारी लोकेशन, सब कुछ, डक्ट्स के नाम, स्पिंक्टर्स के नाम सब क्लियर हो गए हैं। आपको पता है पेंक्रियास क्या बना रहा है, उसकी पीएच क्या है पेंक्रियाटिक जूस की। आपको पता है लिवर बाइल बना रहा है, उसकी पीएच 8 है। आपको सब पता है लिवर के अंदर लिवर क्या बना रहा है, लिवर में कौन सी चीज कहां बन रही है, बाइल क्या फंक्शन कर रहा है, पेंक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है। अब ये जब खुलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में, तो क्या चमत्कार करेंगे। तो अब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, और ये होते ही चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे बिना किसी देरी के चलते हैं, पर पहले आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, करिए नोट। Now we are moving on to the another structure which is a very interesting structure, जिसका नाम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन
हमें पता है कि स्टमक के बाद एलिमेंट्री कैनल में आने वाला नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, पर उससे पहले हमने लिवर और पेंक्रियाज भी पढ़ लिए, मतलब लिवर और पेंक्रियाज का सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि यहां पर 90% ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है, मतलब जो भी अभी हो रहा था, इतना धीरे धीरे डाइजेशन चल रहा था, वो बहुत तेज चलेगा और अब एकदम से डाइजेशन 90% और 90% एब्जॉर्प्शन यहां पर आते ही यहां पर इसके अंदर ही खत्म हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इंटरेस्टिंग पार्ट इसलिए भी है क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनल का एक मात्र ऐसा पार्ट है जो कि इतना लॉन्ग होता है, इट इज अप्रॉक्स 6 मीटर्स लॉन्ग, मतलब माने तो एलिमेंट्री कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम स्मॉल है पर ये है सबसे लॉन्गेस्ट, और 90% ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी कहां कंप्लीट हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़े से डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है हमारी स्टमक, अरे ये तो है लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, अरे ये तो है राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो लेफ्ट हैंड पार्ट में थोड़ी सी ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं स्टमक। स्टमक के 3 पार्ट, जो एंड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। और पाइलोरिक और स्मॉल इंटेस्टाइन जब मिलते हैं तो वहां पर एक स्फिंक्टर होता है, उसको बोलते हैं क्या? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये स्टमक में बताया था कि पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जब स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जब स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलने वाली होती है तो यहाँ एक स्फिंक्टर होता है, इस स्फिंक्टर को बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में बांटी गई है, डिओडेनम, जुजिनम एंड इलियम। डिओडेनम, जुजिनम, इलियम। अगेन मेरे साथ बोलो, डिओडेनम, जुजिनम, इलियम। डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, और ये कॉइल्ड नहीं होता, ये थोड़ा सा बेंट होता है। और बेंड किस लिए है? अरे ये तो ऐसे बेंड इसलिए है ताकि यहां पर पेंक्रियाज आ जाए, यहां पर पेंक्रियाज होता है, तो यहां पर ये डिओडेनम बेंट है, यहां पेंक्रियाज आता है, और पेंक्रियाज भी यहां स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के थ्रू हेपाटो पेंक्रियाटिक डक्ट यहां खुलती है, एम्पिला होते हुए यहां पर खुल जाती है डिओडेनम में। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडेनम है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ये इतना लॉन्ग नहीं होता, ये छोटा सा होता है, ये बेंट होता है, मतलब ये कॉइल्ड नहीं होता, ये बहुत ज्यादा घुमा फिरा हुआ जलेबी की तरह नहीं, ये बहुत जरा सा बेंड है बस। इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये कौन है? ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये गुच्छा सा होता है, इसको हम ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे तो हम पढ़ लेते हैं, इसमें जुजिनम भी है और इसी में ही इलियम भी है। तो सबसे पहले डिओडेनम होता है छोटा पार्ट, फिर होता है जिजुनम। जिजुनम और इलियम हाईली कॉइल्ड है, ये दोनों हाईली कॉइल्ड है, आप देख ही सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में ऐसे गुच्छे की तरह ऐसे कॉइल्ड होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जिजुनम एंड इलियम। इसमें से इलियम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और एंड का पार्ट होता है। तो डिओडेनम सबसे छोटा, फिर ज्यूजिनम आता है और फिर इलियम आता है, इलियम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ये दोनों हाईली कॉइल्ड होते हैं, ये कॉइल्ड होता ही नहीं है, जरा सा ये बेंड होता है, यहां पेंक्रियाज आ जाए इसीलिए। अब ये इलियम जब खत्म होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम, ये खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं केकियम। तो इलियोकेकियल ओपनिंग किसके थ्रू? इलियोकेकियल ओपनिंग के थ्रू इलियम वाला ये पाइप स्मॉल इंटेस्टाइन का एलिमेंट्री कैनल खुल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें खुल जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इलियोकेकियल ओपनिंग के थ्रू, किसके थ्रू? इलियोकेकियल ओपनिंग के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन खुल जाता है केकियम में, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है ऊपर, ठीक है। तो ये थे 3 पार्ट, डिओडेनम, जुजिनम, इलियम। इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है विद द हेल्प ऑफ इलियोकेकियल ओपनिंग, और डिओडेनम सबसे छोटा है, इलियम सबसे बड़ा है, और यहां पर एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, यहां स्फिंक्टर ऑफ ऑडी होता है, जिससे हेपाटो पेंक्रियाटिक डक्ट डिओडेनम में खुलती है। अच्छा, अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की थोड़ी और बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट है, तो उसके अंदर वही 4 लेयर्स होंगी, है ना, सिरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, जो भी हमने पढ़ी थी। तो इसी में से जो म्यूकोसा मतलब सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो फोल्ड्स होती है, ये एपिथेलियम सेल से बनी होती है, मैंने बताया था, ये फोल्डेड होती है, इन फोल्ड्स को हम बोल देते हैं विलाई। मतलब एलिमेंट्री कैनल की सबसे अंदर वाली लेयर जो कि म्यूकोसा होती है, जो जनरली स्टमक और इंटेस्टाइन में मैंने बताया था क्या कि ग्लैंडुलर होती है, बताया था ना, याद कर लिया करो।
तो यही म्यूकोसा में विलाय होते हैं, इसी म्यूकोसा में फोल्ड्स होते हैं, और इन फोल्ड्स का काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन 90% सबसे ज्यादा डाइजेशन हो रहा है, तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी होगा, और एब्जॉर्ब होने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए। जितना खुला आप कपड़े को टांगोगे रस्सी पे उतनी जल्दी वो सूखेगा, ऐसे जितना ज्यादा एरिया आप दोगे किसी चीज को वो उतनी ही जल्दी वहां पर एब्जॉर्ब होगा। तो यहां पर म्यूकोसा में विलाय होते हैं, फोल्ड्स होते हैं इस तरीके से अंदर की साइड में, और ये इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। अच्छा, इन विलाय में इन फोल्ड्स के अंदर सेवरल अदर फोल्ड्स होते हैं, मतलब एक फोल्ड अगर मैं बात करूं तो एक फोल्ड के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये सरफेस एरिया को और बढ़ा देती हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोल देते हैं माइक्रोविलाय। मतलब ये बड़ा वाला तो विलाय है, एक विलाय पे बहुत सारे ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसको हम बोल देते हैं माइक्रोविलाय। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ जाता है, जितना इसने बढ़ाया उससे कहीं गुना ज्यादा और बढ़ा देता है ताकि और एब्जॉर्प्शन हो जाए। और इसका जो लुक है अब वो ब्रश के जैसा आता है, इसलिए हम बोल देते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। यहां पर जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो ब्रश की तरह दिखते हैं। मैंने ये टिश्यूज वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि माइक्रोविलाय अगर किसी भी स्ट्रक्चर पे है या एपिथेलियम में माइक्रोविलाय अगर ऊपर होता है तो उसका लुक ब्रश जैसा होता है, इसलिए हम उसको ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम बोल देते हैं। तो इसलिए हम यहां पर भी बोलेंगे कि म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज विलाय, विलाय हैज सेवरल अदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर कॉल्ड, जिनको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को माइक्रोविलाय बोलते हैं। माइक्रोविलाय के आने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन का, और ये एक ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम बना देता है, ब्रश बॉर्डर जैसा इसका लुक आ जाता है। इसके अलावा म्यूकोसा में ग्लैंडुलर सेल्स भी होते हैं, जिनको हम बोल देते हैं क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन। क्या बोल देते हैं, क्रिप्स। क्रिप्स डाकू नहीं है, ये डाकू नहीं है, ये क्रिप्स है, ये क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन है। और ये क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन वो ग्लैंडुलर, मतलब इन्हीं विलाय के अंदर सपोज यहां पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स कहीं कहीं पर प्रेजेंट होते हैं, और मतलब ये होते पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है। क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, और ये म्यूकस एंड एंजाइम्स बनाते हैं। तो क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन एक मतलब ग्लैंडुलर सेल्स है जो कि म्यूकोसा में है। म्यूकोसा मतलब जहां विलाय है, मतलब ये विलाय के अंदर होते हैं। अब म्यूकोसा से पहले एक और लेयर आती है सब म्यूकोसा। तो अगर सब म्यूकोसा में अगर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, उन ग्लैंडुलर सेल्स को बोल देते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बोल देते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। पर ब्रूनर्स ग्लैंड की एक ये खास बात है कि जो क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन है वो डियोडेनम, जुजिनम, इलियम तीनों में होता है, पर ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो सिर्फ सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में, मतलब इस वाले में देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड जो है जो सब म्यूकोसा में होता है वो सिर्फ कहां देखने को मिलता है, सिर्फ डियोडेनम में। इसमें और इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड नहीं होंगे, सिर्फ इसमें होंगे। पर क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन म्यूकोसा में, इसके म्यूकोसा में भी होंगे, इसके म्यूकोसा में भी होंगे, और इसके म्यूकोसा में। मतलब क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन जो कि एंजाइम्स और म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। पर ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो सब म्यूकोसा में सिर्फ डियोडेनम के जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सिर्फ उसमें होते हैं। और ये कुछ एल्कलीन मटेरियल बनाते हैं, जिससे कि जो अभी स्टमक से एकदम से एसिडिटी वाला आ रहा है ना, मतलब एकदम से खूब एसिड वाला आ रहा है, वो यहां पर न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि ये बेसिक बना देते हैं उसको। मतलब ये एल्कलाइन बना देते हैं। जो भी अब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है डियोडेनम के थ्रू, तो डियोडेनम में वो एसिड वाला फूड अब बेस हो जाता है, क्योंकि ये उसको बेसिक बना देते हैं। तो ब्रूनर्स ग्लैंड का काम होता है एसिडिटी को बेसिसिटी में कन्वर्ट करना, मतलब एसिड को बेस एल्कलीन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एल्कलीन फूड। ठीक है, तो इस स्क्रीन में हमने क्या क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। ये एलिमेंट्री कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडेनम जो कि सबसे छोटा पार्ट है, इसमें फोल्ड्स नहीं होते, इसमें सिर्फ बेंड होता है। उसके बाद जुजिनम, और उसके बाद इलियम। इलियम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और जुजिनम और इलियम में हाईली कॉइल होते हैं, ये बहुत हाईली कॉइल्ड होते हैं, और ये इलियोकेकियल ओपनिंग के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में खुल जाता है। और इसके बाद यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, और डियोडेनम में एक और स्फिंक्टर होता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, जो कि हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट से यहाँ पर
खुल रहा है, जो हमने अभी पढ़ लिया है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है उसमें विलाय होते हैं, जो कि उन फोल्ड्स को कहते हैं, और इन्हीं विलाय पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाय। माइक्रोविलाय और विलाय के होने से स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकता है। दैट इज 90% एब्जॉर्प्शन यहां कंप्लीट हो जाता है इन्हीं वजह से। माइक्रोविलाय के होने की वजह से इसको एक ब्रश बॉर्डर जैसा लुक मिल जाता है, इसलिए हम बोल देते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, और ये दोनों म्यूकोसा में है। अब यहां पर म्यूकोसा में ग्लैंडुलर सेल्स भी होते हैं, जिनको हम बोल देते हैं क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन। ये ड्यूोडेनम, जुजिनम, इलियम तीनों पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में होते हैं, और ये एंजाइम्स और म्यूकस को बनाते हैं। पर ड्यूोडेनम वाले पार्ट के सब म्यूकोसा में, म्यूकोसा के ऊपर होती है एक और एलिमेंट्री कैनल की टिश्यू की लेयर, सब म्यूकोसा, उसमें एक और टाइप का ग्लैंड होता है ब्रूनर्स ग्लैंड, सिर्फ ड्यूोडेनम में, और वो एल्कलाइन बनाने के लिए सिर्फ रिक्वायर्ड होता है कि जो स्टमक से इतना एसिड वाला फूड आ रहा है वो एकदम से बेस बन जाएगा, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन ना जले। बिकॉज स्टमक के पास तो बहुत सारी प्रोटेक्टिव मेजर्स है, पर स्टमक के पास तो प्रोटेक्टिव मेजर्स थे, पर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास नहीं है, तो वो एसिड वाला फूड अब बेस में बना देता है, इसलिए ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूोडेनम में होता है। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन, ब्रूनर्स ग्लैंड पे और थोड़ी और चीजों पे। चलिए पहले आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे चलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है हमारे एलिमेंट्री कैनल में। पर उस डाइजेशन पे जाने से पहले हम देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन है और ब्रूनर्स ग्लैंड है, ये क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे बने हैं। तो अगर मैं बात करूं क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन की, क्योंकि जो कि म्यूकोसा में है, जो कि ड्यूोडेनम, जुजिनम और इलियम के म्यूकोसा में होते हैं, इनमें विलाय और माइक्रोविलाय भी होते हैं, और इन्हीं के बीच में सेल्स होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स, क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन, ये कुछ चीजें सिक्रीट करते हैं। अब क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन में भी कुछ 5 टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सेल्स जो देखने को मिलते हैं वो है गॉबलेट सेल्स। जी हाँ, ये आपने स्टमक में भी टर्म्स पढ़े थे, गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। इसके बाद देयर इज अनदर काइंड ऑफ अ सेल विच इज पेनिथ सेल। तो पेनिथ सेल जितनी भी एंजाइम्स होंगी वो सिक्रीट करेंगे। जितनी भी ये एंजाइम्स दिख रही हैं आपको, ये सारे एंजाइम्स इंटेस्टाइनल जूस की ये सिक्रीट करेंगे पेनिथ सेल्स क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन के। फिर होते हैं अर्जेंटेफिन सेल्स। अर्जेंटेफिन सेल्स सेरोटोनिन सिक्रीट करता है। बेसल सेल्स ये अदर सेल्स को बनाता है, और क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन में एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं, जो हमें पढ़ना नहीं है। तो टोटल 5 टाइप के सेल्स होते हैं, जिसमें एक तो हो गए एंडोक्राइन सेल्स जो हार्मोन्स बना रहे हैं, फिर अर्जेंटेफिन सेल्स जो सेरोटोनिन बना रहे हैं, फिर पेनिथ सेल्स जो एंजाइम्स बना रहे हैं, गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस बना रहे हैं, और बेसल सेल्स जो कि दूसरे सेल्स को बना रहे हैं। और ये एंजाइम्स को यहां और डीपली बताया गया, वो भी हम यहां पर आ रहे हैं। इसके अलावा सो ये क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन क्या क्या बनाएगा। क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन म्यूकस बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, सेरोटोनिन बनाता है और हार्मोन्स बनाता है। ठीक है, तो वो आप इंटेस्टाइनल जूस में और ऐड कर सकते हैं। उससे पहले पेयर्स पैचेस की बात कर लेते हैं, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं कहीं पर लिम्फोइड नोड्स जैसे ये पैचेस देखने को मिलते हैं। लिम्फोइड नोड्स नहीं होते, पर लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, जो कि हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं। ये साइंटिस्ट पेयर ने डिस्कवर करे थे। ये प्यार नहीं है उनका, ये उनका पेयर है। तो पेयर्स पैचेस हम इनको बोलते हैं। पेयर्स पैचेस क्या होते हैं? ये तो लिम्फोइड टिश्यूज है स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलने वाले, पर इनकी लोकेशन भी आप ध्यान से सुनिए। ये सब म्यूकोसा में मिलते हैं, सिर्फ इलियम की। सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम में कौन सा ग्लैंड था? ब्रूनर्स ग्लैंड। और सब म्यूकोसा ऑफ इलियम, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? पेयर्स पैचेस, जो कि एक लिम्फोइड टिश्यू है। और इनका फंक्शन क्या है? हमारे खाने में जितने भी पैथोजेंस होते हैं या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी पैथोजेंस है उनको मारने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द पैथोजेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पैथोजेंस है हमारे खाने वगैरह में, इनको मारने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका एक और फंक्शन होता है कि ये बी लिम्फोसाइट्स का नर्चरिंग करता है। वो खैर आप यहां मत लिखिए, आप बस इतना लिख लीजिए कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द पैथोजेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम में।
इसके अलावा अब हम बात करें इंटेस्टाइनल जूसेस की, जो हमने स्टमक में इंटेस्टाइनल जूसेस की बात करी है किसी भी चीज की, हमने पेंक्रियास के जूस, पेंक्रियाटिक जूस की बात करी, हमने लिवर की जूस, बाइल की बात करी। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूस की, जो कि दो सिक्रीशन से मिलके बनता है। एक तो क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन है जो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में है, उसके सारे चीजों को मिला के, और डिओडेनम के ब्रूनर्स ग्लैंड के सिक्रीशन को मिला के, जब ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन दोनों को मिला देंगे तो बनने वाला जो जूस है वो कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस, और उसका नाम हमने दे दिया है सकस एंटेरिकस। क्या नाम दे दिया है? सकस एंट्रिकस। ठीक है, सकस एंट्रिकस। तो सकस एंट्रिकस या फिर इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीशन ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्स के मिलने से बनता है। और इस सकस एंट्रिकस में क्या क्या होगा? सिक्रीशंस ऑफ क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन और सिक्रीशंस ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड होंगे। तो चलिए एक एक करके स्टडी करते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। सकस एंट्रिकस जो कि इंटेस्टाइनल जूस है, इसमें क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन में म्यूकस आ रहा है, तो यहां म्यूकस होगा। तो म्यूकस कहां से आ रहा है? क्रिप्स से। क्रिप्स और क्या बना रहा है? एंजाइम्स। ये एंजाइम्स के सारे नाम मैं अभी बता रहा हूं। इसके अलावा यहां आप सेरोटोनिन, म्यूकस के अलावा यहां आप सेरोटोनिन भी लिख सकते हैं। तो सेरोटोनिन भी यहां इस इंटेस्टाइनल जूस से सकस एंट्रिकस में देखने को मिलता है, जो कि क्रिप्स वाला पार्ट बनाता है। ठीक है, और हार्मोन्स भी देखने को मिलते हैं, वो हम लिख ही नहीं रहे क्योंकि डाइजेस्टिव जूस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एंजाइम्स होते हैं जो कि पेनेट सेल्स बनाते हैं। अब एंजाइम्स कौन से होंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन चीजों और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे। तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, मतलब न्यूक्लियोटाइड के डाइजेशन के लिए न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइड के डाइजेशन के लिए न्यूक्लियोसाइडेज होता है। मतलब न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम सकस एंट्रिकस में है। अमाइनो पेप्टाइडेज, मतलब यहां पेप्टाइडेज आ गया, मतलब प्रोटीन डाइजेशन। अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम भी है, मतलब यहां प्रोटीन डाइजेशन भी होगा। यहां पर एंटेरोकाइनेज भी है, मतलब ये ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, एंटेरोकाइनेज एक ऐसी एंजाइम है जो कि ट्रिप्सिन को एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, है ना, ऐसे ही यहां पर ट्रिप्सिन का एक्टिवेशन के लिए एंटेरोकाइनेज चाहिए होती है, और एंटेरोकाइनेज भी सकस एंट्रिकस जूस में होती है। यहां पर इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है जो कि फैट का डाइजेशन करवाएगा। तो फैट के डाइजेशन की एंजाइम इंटेस्टाइनल लाइपेज भी यहां पर प्रेजेंट है। और यहां पर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की एंजाइम डाइसेकेराइडेजेस, आप देखेंगे एजेज 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 एज, यही लग रहे हैं आगे। तो डाइसेकेराइडेजेस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाएंगे। और डाइसेकेराइडेजेस के कुछ एग्जांपल्स जैसे लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, ये लैक्टोज को तोड़ेंगे, ये माल्टोज को तोड़ेंगे, ये सुक्रोज को तोड़ेंगे। तो लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज एग्जाम्पल्स है डाइसेकेराइडेज के। एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करेगा। इंटेस्टाइनल लाइपेज फैट का डाइजेशन करवाएगा। न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज ये न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन करवाएंगे। और एमाइनो पेप्टाइडेज प्रोटीन्स का डाइजेशन करवाएंगे। इसका मतलब सकस एंट्रिकस में ये जो एंजाइम्स हैं ये भली भांति, मतलब पूरी अपने उसमें वो है, सक्षम है कि ये सारी चीजों का फैट्स, लिपिड्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड सबका डाइजेशन कर सकते हैं, बिकॉज सबको डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स लाइन से यहां प्रेजेंट है, जो कि क्रिप्स वाला पार्ट बनाता है। इसके अलावा सकस एंट्रिकस में मैंने बताया था ब्रूनर्स ग्लैंड का सिक्रीशन भी होता है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड दो चीजें बनाता है, एक तो है पानी, तो वाटर इज बाय ब्रूनर्स ग्लैंड, और एल्कलाइन सब्सटेंसेस। एल्कलाइन सब्सटेंसेस क्यों? क्योंकि जो अभी ये बहुत एसिड वाला खाना स्टमक से आ रहा है, उसको उसकी एसिडिटी कम करने के लिए, उसको थोड़ा सा न्यूट्रल या बेसिक बनाने के लिए ये एल्कलाइन सब्सटेंसेस डाल दिए जाते हैं। इसलिए ब्रूनर्स ग्लैंड डिओडेनम में होता है। जैसे ही वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडेनम में ऐड होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड अपना सिक्रीशन डाल देता है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। तो सकस एंट्रिकस के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में दो और सिक्रीशंस आते हैं। ये तो आप देख रहे हो कितने सारे एंजाइम्स हैं, मतलब कितनी खतरनाक वाली डाइजेशन यहाँ होने वाली है, तो वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पर इसके अलावा यहाँ पेंक्रियाटिक जूस भी आ रहा है और यहाँ बाइल भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तीन टाइप के जूसेस आ रहे हैं, पेंक्रियास के और लिवर का बाइल, और सकस एंट्रिकस जो स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का जूस है। तो ये तीनों जूसेस जब डिओडेनम से जिजनम और इलियम में आते हैं तो देखते हैं डाइजेशन कितना खतरनाक होगा, कैसा होगा। अब हम उसके लिए आगे चलते हैं डाइजेशन में।
तो आप डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे इसके बाद, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। और पेयर्स पैचेस आपको समझ में आ गए हैं, आपको ये सब कुछ समझ में आ ही होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% कंप्लीट होता है और यहां प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, मतलब सारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का डाइजेशन यहां देखने को मिलता है। अगर हम सबसे पहले बात करें कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में नहीं हुआ था, सिर्फ हुआ था बकल कैविटी में, ठीक है। तो 30% जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो हमारे बकल कैविटी में होता है, सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन की हेल्प से टूट जाता है माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिडेक्स्ट्रिन में। सिमिलर डाइजेशन यहां भी देखने को मिलती है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स डिओडेनम में आते हैं, वैसे ही पेंक्रियाटिक अमाइलेज, पेंक्रियाज का एक एंजाइम है पेंक्रियाटिक अमाइलेज, इसी स्टार्च को जो बकल कैविटी में नहीं टूट पाया था, ये सेम रिएक्शन है, स्टार्च पेंक्रियाटिक अमाइलेज को की हेल्प से माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिडेक्स्ट्रिन में टूट जाता है। बकल कैविटी की रिएक्शन क्या थी? स्टार्च converts into maltose, isomaltose and limidextrin, but in the presence of salivary amylase। वहां salivary amylase था, यहां पेंक्रियाटिक अमाइलेज है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पीएच 8.8 है, ये बेसिक पीएच है, जबकि खाना कैसा होता है? एसिडिक होता है जब स्टमक से आ रहा होता है। इसका मतलब डिओडेनम में कुछ है जो एकदम से एल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, वो है ब्रूनर्स ग्लैंड। तभी ब्रूनर्स ग्लैंड बनाया है भगवान ने डिओडेनम में ही, सिर्फ डिओडेनम के सब म्यूकोसा में, और तभी हम उसको पढ़ते हैं बिकॉज ब्रूनर्स ग्लैंड की हेल्प से ही ये पीएच मेंटेन होती है। और ये सारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इसी वजह से होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बेसिक मीडियम में ही हो सकता है, वो ब्रूनर्स ग्लैंड की वजह से होता है। जैसे ही स्टार्च माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिडेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, ये पेंक्रियास करवा रहा है। अब इंटेस्टाइनल जूस, क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन में भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंजाइम्स होती हैं, पढ़ाया था। तो क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम डाइसेक्राइडेजेस आपको पढ़ाया गया था, माल्टोज, सुक्रेज, लैक्टोज, आइसोमाल्टेज, इनको तोड़ देता है। देखिए कैसे, इंटेस्टाइनल जूस में कुछ एंजाइम्स होती हैं, नाम के आगे बस एज लगाना है। माल्टोज को माल्टेज, ग्लूकोज और ग्लूकोज में चेंज करता है। ऐसे सुक्रोज को सुक्रेज, तो ये एंजाइम है और ये सब्सटेंस है। ये डाइसेक्राइड है, ये मोनोसेक्राइड है, ये आगे नहीं टूट सकते, अभी सीधा एब्जॉर्ब होंगे। तो सुक्रोज सुक्रेज की हेल्प से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, ये मोनोसेक्राइड है। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टेज। आइसोमाल्टोज आइसोमाल्टेज में टूटेगा, आइसोमाल्टेज की एंजाइम की हेल्प से टूटेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी थे। तो ये वाली जो रिएक्शंस है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सकस एंट्रिकस इंटेस्टाइनल जूस करवाता है और पीएच 8.8 पे ही होती है, और ये आगे और नहीं टूट सकते। इसका मतलब अब ये सीधा एब्जॉर्ब हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडेनम में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पूरा डाइजेशन, मतलब डिओडेनम में 70% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है और बकल कैविटी में 30%, 70 + 30 100%, मतलब टोटल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पूरा हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। 70% डिओडेनम में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है और 30% बकल कैविटी में हो चुका, जो हम पढ़ चुके हैं। तो इसको एक बार फिर से देख लो। स्टार्च अगर माउथ में नहीं हुआ होगा, नहीं टूटा होगा, तो वही स्टार्च डिओडेनम में पेंक्रियाटिक अमाइलेज 8.8 पीएच में तोड़ देता है उसी स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिडेक्स्ट्रिन में। जब ये टूट जाता है, अगर खाने में स्टार्च हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, अगर खाने में माल्टोज है तो इंटेस्टाइनल जूस सकस एंट्रिकस माल्टोज को, इंटेस्टाइनल जूस में माल्टेज होता है, वो माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ देंगे, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देगा सुक्रेज, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा लैक्टेज, आइसोमाल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ देगा आइसोमाल्टेज। अब आप पूछोगे ये सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज कहां से आ गया, यहां पर गैलेक्टोज कैसे आ गया? तो इसके लिए आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बायोमोलिक्यूल्स का, बिकॉज ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया जाता है कि ये जो डाइसेकेराइड्स हैं ये किन किन चीजों से बने हैं। ये मेरी आप पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं कि माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनता है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है। तो जो चीज जिससे बनी है वो टूट के वही चीज तो निकालेगी ना बाहर, तो वही चीज निकाल रही है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे बन रहा है। और सेल्यूलोज का ह्यूमंस में डाइजेशन देखने को नहीं मिलता, इसलिए अगर आप घास पत्तियां खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी, बिकॉज हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहां कंप्लीट हो गया। यही माल्टोज, यही आइसोमाल्टोज यहां पर
फर्दर, मतलब जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज या सलाइवरी अमाइलेज ने तोड़ के बनाया वो फर्दर इंटेस्टाइनल जूस ही तोड़ता है आगे मोनोसेक्राइड बनाने के लिए। इसका मतलब इंटेस्टाइनल जूस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन था और ये बहुत इजी था। अब हम चलते हैं न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन पे। डाइजेशन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें बायोमोलिक्यूल्स का जरूर पता होना चाहिए। जैसे यहां पर हमें पता होना चाहिए कि माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है, आइसोमाल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे ही अब हम जब न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन पढ़ेंगे उसमें भी ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए होती है। अगर हम कोई लिविंग सेल या कोई ऐसा सेल खा रहे हैं तो उन सेल्स के अंदर डीएनए और आरएनए होता है। तो डीएनए और आरएनए का डाइजेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। तो डीएनए और आरएनए का डाइजेशन एनर्जी बनाने के लिए या क्या भी एब्जॉर्ब करने के लिए इस प्रकार से होता है। तो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन बकल कैविटी में नहीं हुआ था, स्टमक में नहीं हुआ था, तो यही शुरू होगा और यही खत्म हो जाएगा। यहीं पर ही न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन शुरू होगा और यही खत्म हो जाएगा। तो डिओडिनम में ही न्यूक्लिक एसिड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। डीएनए और आरएनए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स हैं। पेंक्रियाज से आया हुआ, पेंक्रियाज में पेंक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होती है जिसको हम बोल देते हैं पेंक्रियाटिक न्यूक्लियस। कौन सी? पेंक्रियाटिक न्यूक्लियस। पेंक्रियाटिक न्यूक्लियस सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ती है न्यूक्लियोटाइड्स में। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के बना देते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। तो जब डीएनए पे पेंक्रियाटिक न्यूक्लियस एक्ट करेगी तो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड टूट जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में। मतलब न्यूक्लिक एसिड टूट रहा है न्यूक्लियोटाइड में। अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड पेंक्रियाटिक न्यूक्लियस की हेल्प से टूटेगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में। और आरएनए है तो आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड पेंक्रियाटिक न्यूक्लियस की हेल्प से टूटेगा राइबो न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड को मतलब न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने के लिए पेंक्रियाटिक न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट होती है। अब पेंक्रियाज ने अपना काम कर दिया। यहां भी पेंक्रियाज ने स्टार्ट करवाया था, यहां भी पेंक्रियाज ने स्टार्ट करवाया। अब इसके बाद न्यूक्लियोटाइड को फर्दर न्यूक्लियोसाइड में तोड़ना है, वो तोड़ेगा इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइन में न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए होती है इंटेस्टाइनल न्यूक्लियोटाइडेज। इंटेस्टाइनल क्यों? क्योंकि ये इंटेस्टाइन की एंजाइम है। कौन सी एंजाइम है? न्यूक्लियोटाइडेज। तो ये तो सिर्फ एक डेसिग्नेशन है कि ये इंटेस्टाइन की एंजाइम है। एंजाइम का नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइडेज। तो न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लियोटाइडेज, वही सुक्रोज सुक्रेज, ऐसी एज लगा देना है। तो न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ती है। अगर हम इसको उल्टा समझें तो ये ऐसा होता है कि जब न्यूक्लियोसाइड में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लग जाता है तब उससे न्यूक्लियोटाइड बनती है। तो न्यूक्लियोटाइड अगर टूटेगा तो वो न्यूक्लियोसाइड और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटेगा। किसकी हेल्प से? न्यूक्लियोटाइडेज। अब ये फॉस्फेट निकल गया, अब न्यूक्लियोसाइड एक बड़ा कंपाउंड है, इसको और तोड़ना है। तो न्यूक्लियोसाइड तोड़ने के लिए इंटेस्टाइनल न्यूक्लियोसाइडेज आएगा। यहां टाइडेज था, यहां साइडेज आएगा। ये मैंने सारे नाम लिखे थे सकस एंट्रिकस के कॉन्स्टिट्यूशन में, याद करो। तो यहां पर न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड को तोड़ देगा नाइट्रोजनस बेस में और पेंटोज शुगर में। राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर का नाम है, तो इनको पेंटोज शुगर कहते हैं। और नाइट्रोजनस बेस होता है प्यूरीन एंड पायरेमिडीन। प्यूरीन्स एंड पायरेमिडीन्स। तो प्यूरीन्स एंड पायरेमिडीन्स और पेंटोज शुगर उसमें निकल जाएगी। इसको उल्टे समझे तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जब मिलता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड टूट रहा है न्यूक्लियोटाइडेज की वजह से, तो न्यूक्लियोसाइड और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहा है। न्यूक्लियोसाइड में जब न्यूक्लियोसाइडेज लग रहा है तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर निकल रहा है। और ये तीनों अब सबसे छोटी फॉर्म में टूट गए हैं। हमें फॉस्फेट भी मिल गया, हमें नाइट्रोजनस बेस भी मिल गया और हमें पेंटोज शुगर भी मिल गई। और इन्हीं तीनों चीजों से बनता है न्यूक्लिक एसिड। तो इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन स्टार्ट ही डिओडिनम में होता है और खत्म भी डिओडिनम में हो जाता है। और दो जूसेस की हेल्प से होता है, एक तो पेंक्रियाटिक जूस की हेल्प से जहां पर पेंक्रियाटिक न्यूक्लियस है, और एक इंटेस्टाइनल जूस जिसको हम सकस एंट्रिकस बोलते हैं, उसके दो एंजाइम्स न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज।
इनकी हेल्प से। तो अब यहां पर न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है पेंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से। ऐसे यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स का भी कंप्लीट डाइजेशन देखा गया है ड्यूडेनम में भी। तो ड्यूडेनम में कार्बोहाइड्रेट्स का भी कंप्लीट डाइजेशन हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स का भी कंप्लीट डाइजेशन हो गया। ये तो यही शुरू हुआ, यही खत्म हो गया। और दोनों में आपने देखा है पेंक्रियाटिक जूसेस की रिक्वायरमेंट है, पेंक्रियास के जूस की कुछ एंजाइम्स का इंपॉर्टेंट रोल है, और साथ ही में इंटेस्टाइन की जूस तो लगी है क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, तो इंटेस्टाइनल जूसेस तो रिक्वायर्ड है ही है। ठीक है, अब हम चलते हैं डाइजेशन ऑफ फैट्स, आई मीन द लिपिड्स का बनाने में फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल का डाइजेशन देखेंगे, और साथ में देखेंगे प्रोटीन्स का डाइजेशन जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लो और फिर आगे चलो। अब हम सबसे पहले बात करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स की डाइजेशन हमारे बकल कैविटी में नहीं होती, हमारे स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है। पर आपको याद होगा पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, उसको HCl स्टमक में HCl होता है, वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, फिर पेप्सिन प्रोटीन को फर्दर तोड़ता है। ऐसे ही प्रोटीन को डिओडेनम में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तोड़ा जाता है। उससे पहले प्रोटीन की स्टमक में डाइजेशन एसिडिक मीडियम में होती है, पर यहां पर बेसिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम कौन बनाता है? अगेन ब्राउनर्स ग्लैंड इन द सबम्यूकोसा ऑफ डिओडेनम। और यहां पर प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट भी हो जाती है। डिओडेनम में ट्रिप्सिनोजन, जैसे वहां पर पेप्सिनोजन था वैसे ही यहां पर ट्रिप्सिनोजन होता है, वो इनएक्टिव होता है, और ट्रिप्सिनोजन पेंक्रियास से आया है। एक और होता है पेंक्रियास से ही, काइमोट्रिप्सिनोजन। तो काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन दोनों पेंक्रियास के एंजाइम्स हैं। ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ज्यादातर इनएक्टिव ही होती हैं, तो ये दोनों भी इनएक्टिव हैं। अब इनको एक्टिवेट करने के लिए कौन आता है? जैसे ही ट्रिप्सिनोजन इंटेस्टाइन में आता है, इंटेस्टाइनल जूस में इंटेस्टाइनल एंटेरोकाइनेज एंजाइम होती है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम है वो इस ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देती है, और ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में। तो ये इनएक्टिव था, ये एक्टिव हो जाता है। जैसे वहां पर पेप्सिनोजन था स्टमक में, वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया था, मतलब इनएक्टिव एक्टिव में हो गया था इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। यहां पर ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल एंटेरोकाइनेज। और ये ट्रिप्सिनोजन आया कहां से? ये पेंक्रियास से आया। एक बारी ट्रिप्सिन बन जाता है तो यहां पर ऑटो कैटलाइजेशन हो जाता है, मतलब बार बार एंटेरोकाइनेज को इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ट्रिप्सिन खुद को कैटलाइज करके रिएक्शन को ट्रिप्सिन बनाता है, मतलब ट्रिप्सिन इस रिएक्शन को फिर कैटलाइज करता है, मतलब ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनाता है, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनाता है। मतलब एंटेरोकाइनेज सिर्फ स्टार्ट करता है इस रिएक्शन को, बाद में ट्रिप्सिन इसको खुद कैटलाइज करके ट्रिप्सिनोजन से खुद ट्रिप्सिन बन जाता है। इसके अलावा यही ट्रिप्सिन जब बनता है तो ये काइमोट्रिप्सिनोजन जो एक और पेंक्रियास की एंजाइम है, इनएक्टिव है, उसको भी ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन की हेल्प से। तो यहां पर ट्रिप्सिन एंड प्रोडक्ट भी है और कैटलाइजर भी है। ठीक है, ये कैटलाइज भी कर रहा है रिएक्शन को, यहां भी और यहां भी। तो काइमोट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन बनता है और ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है। इस रिएक्शन को इंटेस्टाइनल एंटेरोकाइनेज और ट्रिप्सिन दोनों करते हैं। स्टार्ट इंटेस्टाइनल एंटेरोकाइनेज करता है, फिर आगे ट्रिप्सिन खुद ही बढ़ाता है, और इसको कैटलाइज ट्रिप्सिन ही करता है जो अभी यही बना था। अब ये ट्रिप्सिन उसी पेप्सिन की तरह एक्ट करेगा प्रोटीन पे। वहां पर प्रोटीन पे जब पेप्सिन एक्ट करता था तो प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स बनते थे, थोड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड्स। यहां पर भी प्रोटीन सेम रिएक्शन है, बस ये अलग है। वहां पेप्सिन था, यहां ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है। ये जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन बना, ये प्रोटीन्स को डिओडेनम में ही 8.8 pH पे, ये भी चेंज है। वहां एसिडिक pH थी, यहां बेसिक pH है। प्रोटीन्स को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन बेसिक pH पे प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में तोड़ देते हैं। ये प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स और कहां बने थे? स्टमक में बने थे। किसने बनाए थे? यहां पर ट्रिप्सिन बना रहा है, वहां पेप्सिन ने बनाया था। तो ये सेम रिएक्शन स्टमक में भी होती है। नाउ प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स स्टमक में बस वहां इतनी ही रिएक्शन होती है, पर यहां पर प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स को फर्दर तोड़ा जाता है। तो अभी तक यहां पर इंटेस्टाइनल जूसेस की भी रिक्वायरमेंट थी और पेंक्रियाटिक जूस की भी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि ये ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन ये दोनों पेंक्रियाटिक जूस की एंजाइम्स हैं।
अब इस प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स को, जो कि ट्रिप्सिन ने या काइमोट्रिप्सिन ने प्रोटीन से बनाए हैं, कहां पर, डिओडेनम में, कौन सी पीएच पे, बेसिक पीएच 8.8, ये 8.6 भी हो सकती है। ये प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेंक्रियास में एक एंजाइम होती है जिसको हम बोल देते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, या तो वो या फिर एक हमने इंटेसक्कस एंट्रिकस, इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम पढ़ी थी एमाइनो पेप्टाइडेज, याद करो हमने इंटेस्टाइनल जूस में एक एंजाइम पढ़ी थी, सक्कस एंट्रिकस में एक एंजाइम पढ़ी थी अमाइनो पेप्टाइडेज, मतलब ये प्रोटीन्स को तोड़ता है, आपको याद करो नीचे नीचे लिखी थी। ऐसे ही यहां पेंक्रियाज में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी हमने पढ़ी थी। तो या तो पेंक्रियाज की एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज या फिर इंटेस्टाइन की एंजाइम एमाइनो पेप्टाइडेज, दोनों में से कोई भी या दोनों ही साथ साथ इस प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स को तोड़ देते हैं अमीनो एसिड्स में, और ये फर्दर नहीं टूट पाते, मतलब बड़ा प्रोटीन अमीनो एसिड्स में टूट गया है, पर अभी भी बीच में डाइपेप्टाइड्स बन जाते हैं। इन डाइपेप्टाइड्स, अब ये जो डाइपेप्टाइड्स बन गए हैं, ये अगर इनकेस बन जाते हैं, वैसे तो अमीनो एसिड्स बन गए, पर इनकेस यहां डाइपेप्टाइड्स बन गए तो इन्हीं डाइपेप्टाइड्स पे फिर डाइपेप्टाइडेज एक्ट करता है। एक और इंटेस्टाइनल एंजाइम है ये डाइपेप्टाइडेज, वो डाइपेप्टाइड्स को तोड़ देता है अमीनो एसिड्स में। हमें एंड प्रोडक्ट चाहिए क्या, अमीनो एसिड। किससे चाहिए, प्रोटीन से चाहिए। बन कैसे रहा है एक बार फिर देखेंगे। प्रोटीन स्टमक में प्रोटीन को पेप्सिन ने कन्वर्ट किया था, प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स ने। प्रोटीन को डिओडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में। वो स्टमक वाले प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स और ये इंटेस्टाइनल वाले प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स, यहां पर या तो इन पे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पैंक्रियाटिक एंजाइम या फिर अमाइनो पेप्टाइडेज इंटेस्टाइनल एंजाइम, या दोनों एक्ट करके इसको तोड़ देते हैं अमाइनो एसिड्स में। इन केस अगर डाइपेप्टाइड बन जाता है तो इंटेस्टाइन में इसके लिए एक और मैकेनिज्म है, वो डाइपेप्टाइडेज एंजाइम को भेज देता है कि जा डाइपेप्टाइडेज एंजाइम जा इस डाइपेप्टाइड को तू अमाइनो एसिड में तोड़ दे। तो एंड प्रोडक्ट अमाइनो एसिड बनना चाहिए और ये अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मेरे साथ प्रोटीन की आप जरा एंजाइम्स को काउंट करिए। स्टमक में हमने पढ़ी थी पेप्सिन, पेप्सिनोजन से पेप्सिन, रेनिन की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहां पेप्सिन पड़ी थी क्योंकि रेनिन सिर्फ मिल्क डाइजेस्ट करता है। तो स्टमक वाली पेप्सिन, यहां पर ट्रिप्सिनोजन या ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन, इंटेस्टाइनल एंट्रोकाइनेज इन्वॉल्व है, यहां पर काइमोट्रिप्सिनोजन इन्वॉल्व है, यहां पर बस कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इन्वॉल्व है, और यहां पर एमाइनो पेप्टाइडेज इन्वॉल्व है। अगर डाइपेप्टाइड बनता है तो डाइपेप्टाइडेज भी इन्वॉल्व है ये वाली। तो यहां पर टोटल 7 एंजाइम्स को आपको याद रखना है और देखना है किसको कौन कैसे कैसे कन्वर्ट कर रहा है। यहां पर इंटेस्टाइन और पेंक्रियाटिक दोनों एंजाइम्स बड़े ही साथ में हाथ से हाथ मिला के काम करती हैं। तो इनकेस आपको यहां फिर से ना क्लियर हुआ तो एक बार फिर से सुन लो। प्रोटीन का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है कंप्लीट, और उसके लिए चाहिए होती है बेसिक पीएच जो कि ब्रूनर्स ग्लैंड बनाता है। सबसे पहले डिओडेनम में ट्रिप्सिनोजन जो कि पेंक्रियाटिक जूस में होता है और इनएक्टिव होता है, ऐसे ही काइमोट्रिप्सिनोजन जो कि पेंक्रियाटिक जूस में होता है और इनएक्टिव होता है, ये इंटेस्टाइनल एंटेरोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को इनएक्टिव से एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देती है, स्टार्ट करती है, और फिर ट्रिप्सिन खुद ही ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता रहता है, और यही ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन के खुद ही इस रिएक्शन को चलाने की प्रक्रिया को ऑटो कैटालाइजेशन कहते हैं। प्रोटीन्स के ऊपर यही ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन एक्ट करता है 8.8 पीएच मतलब बेसिक पीएच पे, और उसको कन्वर्ट करता है प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स में। प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स को पे या तो पेंक्रियास का जूस कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, मतलब पेंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, या फिर इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट एमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस को कन्वर्ट कर देती है अमाइनो एसिड्स में। इन केस डाइपेप्टाइड्स यहां बन जाते हैं तो एक और एंजाइम होती है डाइपेप्टाइडेज, वो इस डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में चेंज कर देती है डाइपेप्टाइडेज। तो ये था प्रोटीन का डाइजेशन। अब हम बात करते हैं फैट के डाइजेशन की। फैट के डाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाइल जूस। अभी तक हमने बाइल का यूज नहीं पढ़ा है, पर अब हम बाइल का यूज पढ़ने वाले हैं। बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ
फैट्स। बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स मतलब अगर फैट बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, केमिकली नहीं मैकेनिकली। मतलब मैकेनिकली अगर मैं खाना चबा रहा हूं तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, वो वाला। उसमें कोई केमिकली कोई डाइजेशन नहीं होता, इसलिए हम उसको डाइजेशन ऑफ फैट्स ना बोल के क्या बोल देते हैं? हम उसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बोल देते हैं, क्योंकि यहां पर फैट्स इमल्सिफाई हो रहे हैं, बड़े फैट से छोटे फैट्स में टूट रहे हैं। अगर ये बड़ा फैट है तो बाइल जूस इस पे आता है, उसको छोटे छोटे फैट्स में ऐसे ऐसे तोड़ देता है। तो ये हो गए इमल्सिफाइड फैट्स। वह है वही फैट पर छोटे छोटे में टूट गए हैं, तो ये है इमल्सिफाइड फैट्स। और अब इन इमल्सिफाइड फैट्स पे क्या करेगा काम, वो देखते हैं। तो जो फैट्स होते हैं वो होते हैं ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ये एक जो बड़ा मैंने चौक का पीस दिखाया था, ये 3 पार्ट्स में है। ठीक है, इसमें 3 फैटी एसिड्स हैं, तो मतलब ये ट्राइग्लिसराइड है। ऐसे आप याद कर लेना कि मैंने 3 चौक दिखाई थी। तो ट्राइग्लिसराइड फैट पे जब बाइल के सॉल्ट्स एक्ट करते हैं, बाइल जिसमें सॉल्ट्स होते हैं, तो बाइल के सॉल्ट्स ट्राइग्लिसराइड फैट को इमल्सिफाइड फैट मतलब तोड़ देते हैं ऐसे छोटे छोटे 3 टुकड़ों में। अभी मतलब इतने छोटे छोटे 3 टुकड़ों में नहीं तोड़ते, बहुत सारे स्मॉल पीसेस में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इन स्मॉल पीसेस को हम बोल देते हैं इमल्सिफाइड फैट्स। अब ये जो फैट टूट गया है, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया है, इन पर पेंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा। मैंने बताया था स्टमक में भी लाइपेज होता है। ठीक है, पर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वहां पर क्यों माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज होता है और यहां पर कैसे डाइजेशन, तो मैं बताऊंगा अभी। तो पेंक्रियाटिक लाइपेज या फिर इंटेस्टाइनल लाइपेज, यहां पर पॉइंट करने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि पेंक्रियास में भी लाइपेज एंजाइम है फैट को तोड़ने वाली, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फैट को तोड़ने वाली कौन सी एंजाइम है? लाइपेज एंजाइम है। अरे बोल दो कौन सी एंजाइम है? लाइपेज एंजाइम है। पेंक्रियाटिक लाइपेज पेंक्रियास वाली है और इंटेस्टाइनल लाइपेज इंटेस्टाइन वाली है। पर इंटेस्टाइनल वाली लाइपेज से कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है पेंक्रियाटिक लाइपेज। तो पेंक्रियाटिक लाइपेज फैट्स को और जल्दी तोड़ती है क्योंकि ज्यादा पावरफुल है इंटेस्टाइनल लाइपेज के कंपैरिजन में। तो पेंक्रियाटिक लाइपेज 8.8 पीएच में, यहां पर इंटेस्टाइनल लाइपेज भी तोड़ सकता है इसको। अभी हमने पेंक्रियाटिक लाइपेज लिख रहे हैं, आप इंटेस्टाइनल लाइपेज भी लिख दो हैश लगा के। कोई भी इस इमेज, जैसे यहां पर कोई भी कार्बोक्सीपेप्टाइड पेंक्रियाज वाला या अमाइनो पेप्टाइड इंटेस्टाइनल वाला, कोई भी प्रोड्यूस ऑफ पेप्टोन्स को अमाइनो एसिड्स और डाइपेप्टाइड्स में तोड़ रहा था ना, ऐसे यहां पर पेंक्रियाटिक लाइपेज या इंटेस्टाइनल लाइपेज कोई भी इमल्सिफाइड फैट को, पर पीएच एक की होनी चाहिए 8.8, 8.6 भी हो सकती है, 8.8 भी हो सकती है, 8.6, 8.7, 8.8 बेसिक पीएच पे पेंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करता है। मतलब वो चालू बेसिक पीएच पे होता है, एसिडिक पीएच पे काम नहीं करता। ऐसे ही इंटेस्टाइनल लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को तोड़ देता है डाइग्लिसराइड एंड 1 फैटी एसिड में। अब आप ध्यान से देखिए, ये अगर मेरे पास ये फैट का पीस है, ट्राइग्लिसराइड है, तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो बेसिकली 3 फैटी एसिड से और 1 ग्लिसरॉल से बना है। तो सबसे पहले किससे बना है? 3 फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इन तीनों फैटी एसिड्स को कंबाइन करके जोड़ के रखता है। ठीक है, जब यहां पर पहला पेंक्रियाटिक लाइपेज आएगा तो ये इमल्सिफाइड फैट को, एक छोटे वाले पार्ट को, ये टूटा हुआ वो अलग अब समझा दिया। अब बहुत सारे जो टूटे थे ना, उनमें से एक ये है। ठीक है, ये एक है। इसमें जब पेंक्रियाटिक लाइपेज या इंटेस्टाइनल लाइपेज आएगा तो ये 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये बचा डाइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड था, टूटा डाइग्लिसराइड बचा, और ये बचा एक फैटी एसिड। इसको निकाल के फेंक दो, इसको निकाल के फेंक दो। अब इस डाइग्लिसराइड पे भी फिर से पेंक्रियाटिक लाइपेज या इंटेस्टाइनल लाइपेज एक्ट करता है इस डाइग्लिसराइड पे, और यहां पर फिर जब लाइपेज एक्ट करेगा तो डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड बन जाएगा, ये टूट जाएगा और इसको फेंक दो। तो मोनोग्लिसराइड और एक फैटी एसिड निकल जाता है, इसको फेंक दो। अब ये हमारे पास मोनोग्लिसराइड है। मोनोग्लिसराइड बना किससे है? एक फैटी। अब बचे कितने फैटी एसिड्स? 2 फैटी एसिड्स निकल गए तो एक फैटी एसिड बचा, 3 बताए थे ना। ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल तीनों को जोड़ के रखता है। तो जब 2 फैटी एसिड्स निकल गए तो एक फैटी एसिड बचा और 1 ग्लिसरॉल बचा, तो अब इसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड पे जब फिर लाइपेज एक्ट करता है तो फिर तोड़ दो। मैं तो अपनी चौकी वेस्ट कर रहा हूं, तो फिर तोड़ दो, और अब ये बचता है एक फैटी एसिड और ये बचता है ग्लिसरॉल। तो इस तरीके से फैट का डाइजेशन यहां कंप्लीट हो जाता है। तो लाइपेज के एक्ट करते ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड बच जाता है।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ट्राइग्लिसराइड फैट को हमने इमल्सिफाई किया, मतलब बड़े फैट को छोटे 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 में तोड़ा विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं, उनकी हेल्प से ट्राइग्लिसराइड को इमल्सिफाइड फैट बना दिया, मतलब छोटे छोटे ट्राइग्लिसराइड्स में तोड़ दिया। अभी भी ट्राइग्लिसराइड है पर छोटे छोटे हैं। अब इन छोटे छोटे ट्राइग्लिसराइड पे एक एक करके, क्योंकि अब यहां पर पेंक्रियाटिक लाइपेज या इंटेस्टाइनल लाइपेज इतने बड़े पे एक्ट करने से अच्छा वो छोटे छोटे पे करेगा तो जल्दी फैट डाइजेस्ट होगा ना, इतने बड़े पे करेगा तो नहीं हो पाएगा ना। बड़े मतलब बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड के जुट है, ये बहुत सारा ट्राइग्लिसराइड का जुट है फैट, इसको छोटे छोटे में तोड़ देता है ताकि जल्दी डाइजेशन हो जाए फैट का। तो छोटे छोटे तोड़ना इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, वो बाइल सॉल्ट्स तोड़ते करते हैं। इमल्सिफाइड फैट ट्राइग्लिसराइड अभी भी है, उस पे जब हमने पेंक्रियाटिक लाइपेज या इंटेस्टाइनल लाइपेज लगाया pH 8.8 पे, तो बचता है डाइग्लिसराइड ऑफ 1 फैटी एसिड। फिर से इस पे इंटेस्टाइनल लाइपेज या पेंक्रियाटिक लाइपेज लगाया तो मोनोग्लिसराइड ऑफ 1 फैटी एसिड। अब मोनोग्लिसराइड पे फिर पेंक्रियाटिक लाइपेज या इंटेस्टाइनल लाइपेज लगाया तो बचता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये जो है ये मेन प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इससे छोटे अभी और नहीं टूट सकते और अब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अमाइनो एसिड सबसे छोटे प्रोडक्ट अब हमें मिल चुके हैं और इससे छोटे अब ये नहीं टूट पाएंगे। तो यहाँ फैट की डाइजेशन भी कंप्लीट हो गई, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिल गया। यहाँ प्रोटीन की डाइजेशन भी कंप्लीट हो गई, हमें अमाइनो एसिड मिल गया। यहाँ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कंप्लीट हो गई, हमें यहाँ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज मतलब मोनोसेकेराइड्स मिल गए। और यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन भी कंप्लीट हो गई, जहां पर हमें नाइट्रोजनस बेसिस, यहां पर हमें राइबोज शुगर और यहां पर हमें फॉस्फेट ग्रुप्स मिल गए हैं। ठीक है, अब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे क्योंकि ये सबसे छोटी चीज है, इससे और ज्यादा नहीं टूट सकता। तो डाइजेशन क्या था, डाइजेशन मतलब सबसे बड़े को सबसे छोटे में इनडिविजिबल में तोड़ना, मतलब ऐसी चीज में तोड़ना जो फर्दर और नहीं टूट सकती, ये हम और नहीं तोड़ सकते। तो यहां डाइजेशन अब हमारा कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन ज्यादा है ही नहीं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडेनम से शुरू होते होते जुजनम, इलियम तक डाइजेशन, ये सारा फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सबका, न्यूक्लिक एसिड्स, सबका डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो ये था डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत इजी था। आप एक बार फिर इसको रिवाइज करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। और अब हम चलेंगे कि ये जो चीजें टूटी है वो एब्जॉर्ब कैसे होंगी। ठीक है, तो चलेंगे एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन पे, और उससे पहले वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमें बात करनी है एब्जॉर्प्शन की। तो जो भी चीजें मैंने अभी बताई, जैसे कि मोनोसेकेराइड, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मतलब डाइजेशन के यहां पर जो भी एंड प्रोडक्ट्स बने थे वो सब अब एब्जॉर्ब होंगे। बिकॉज यहां एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन, मतलब एब्जॉर्प्शन 90% होता है क्योंकि डाइजेशन यहां कंप्लीट हो जाता है। तो मोनोसेकेराइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के बनाए गए हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, एक्सेट्रा। अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन्स को तोड़ के बनाए गए हैं, ये भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो फैट्स को तोड़ के बनाए गए हैं वो भी एब्जॉर्ब होते हैं। पर फैटी एसिड्स ये तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय दी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, म्यूकोसा के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो मैं थोड़ी आगे बता दूंगा एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, सब हर जगह पर कैसे होता है एब्जॉर्प्शन, पर ये तो यहां पर ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, पर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल का थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? इनसॉल्युबल। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता तो ये ब्लड में भी एकदम से सॉल्युबल नहीं होगा। इस वजह से ये इनसॉल्युबल होने की वजह से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो ये क्या करता है, तो क्या करते हैं, ये जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हो गए ये कंबाइन करके स्मॉल ड्रॉपलेट फॉर्म कर लेते हैं। आपने केमिस्ट्री में वर्ड पढ़ा होगा, ऐसे करके इसको बोल देते हैं माइसिल। इसको हम बोल देते हैं क्या? माइसिल। तो ये माइसिल तो इनसॉल्युबल है, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो इसलिए इनको सबसे पहले माइसिल में चेंज करा जाता है। जैसे ही माइसिल में चेंज हो जाते हैं अब ये जाके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर जाते हैं, पर अभी भी ये ब्लड में क्या नहीं हो पाएंगे? एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इनसॉल्युबल है ब्लड में। ठीक है, ये इनसॉल्युबल है, पानी और फैट मिल नहीं पाता, इनसॉल्युबल होता है। तो माइसिल अभी तो बन गया, फिर ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में गया। अब इसके बाद एक प्रोसीजर होता है, क्या होता है कि इसके ऊपर वहां पर प्रोटीन्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो माइसिल के ऊपर प्रोटीन कोटिंग लगा लेता है। क्या कर देता है? वो कहता है आजा मैं तेरे को
तेरे ऊपर अपनी कोटिंग लगा दूं, तो इसके ऊपर कोटिंग लग जाती है किसकी, प्रोटीन की। तो प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं ये, और अब माइसिल बन जाती है क्या, अब माइसिल को कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है, माइसिल अब बन जाते हैं काइलोमाइक्रॉन। तो माइसिल काइलोमाइक्रॉन बन गए हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर, और अब इसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग आ गई है। ठीक है, ये प्रोटीन की कोटिंग आ गई है, अब ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, पर अभी भी ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते क्योंकि काफी बड़े हो गए हैं, तो इसलिए ये लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब होते हैं। जो विलाय होता है उसके अंदर, ये म्यूकोसा का विलाय है, ये म्यूकोसा के अंदर है ना, म्यूकोसा मतलब एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदर वाली लेयर, तो उसके जो ये विलाय हैं इसके अंदर लैक्टियल्स होते हैं। इसके अंदर ना लैक्टियल्स मतलब लिम्फ वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स। स्पेशल लिम्फ वेसल्स जो विलाय के अंदर मिलती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनको हम लैक्टियल्स बोल देते हैं, ये नाम लिखा है। तो लैक्टियल्स के अंदर ये एब्जॉर्ब होते हैं और फिर लैक्टियल्स इनको फेंक देता है। तो लैक्टियल्स क्या है, लिम्फ वेसल्स ऑफ म्यूकोसा, सॉरी लिम्फ वेसल्स ऑफ विलाय, लिम्फ वेसल्स ऑफ विलाय है, और अब ये फेंक देगा लैक्टियल्स इनको ब्लड स्ट्रीम के अंदर बाहर, मतलब आगे जाके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये जोर से फेंक देगा। तो लैक्टियल्स में ये चले जाते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाते, ये प्रोटीन कोट होते हैं, पहले माइसिल बनते हैं, फिर काइलोमाइक्रॉन बनते हैं, फिर लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब होते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम में एंड में पास करे जाते हैं। तो फैट का डाइजेशन भी थोड़ा खतरनाक था, फैट का एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा खतरनाक था। ठीक है, इसी के साथ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, और एब्जॉर्प्शन सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का जो यहाँ डाइजेशन जिनका हो गया था वो भी हो चुका है। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में, जहां पर हम देखेंगे कि जो खाना हमारे काम का नहीं है, जिससे कुछ भी नहीं मिला, उसको बॉडी से कैसे बाहर फेंकें, कैसे रिमूव करें, कैसे इजेशन करें, तो वो हम लार्ज इंटेस्टाइन में देखेंगे। तो चलिए आगे, पर उससे पहले वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर ले, ये काफी इंपॉर्टेंट नेम्स है, लैक्टियल्स, काइलोमाइक्रॉन्स, माइसिल। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करते हैं। लास्ट पार्ट की हम बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सबसे बड़ा पार्ट है क्योंकि यहां कुछ पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले बड़ा इसलिए बोला क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर है, चौड़ा है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में बांटा गया है, केकियम, कॉलन, रेक्टम। केकियम जो होता है वो हाईली रिड्यूस होता है इनटू वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आपने सुना होगा, अरे इसकी अपेंडिक्स को काटना पड़ गया, इसके अपेंडिक्स को सर्जिकली रिमूव करवाना पड़ गया। क्यों हम अपेंडिक्स सर्जिकली रिमूव करवाते हैं, क्या उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती? तो ये जो केकियम है, फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, केकियम, ये हाईली रिड्यूस्ड होता है इनटू अपेंडिक्स या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म मतलब उसका स्ट्रक्चर, अपेंडिक्स मतलब ये जो घास फूस खाते हैं एनिमल्स, जिनमें सेल्यूलोज खाते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, उनमें सेल्यूलोज डाइजेशन की क्षमता होती है। तो यहां पर उन एनिमल्स में केकियम काफी बड़ा होता है क्योंकि वहां पर सेल्यूलोज डाइजेशन होता है, पर जैसा कि आपको पता है सेल्यूलोज डाइजेशन ह्यूमंस में नहीं होता। तो केकियम का धीरे 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 इवोल्यूशन होते होते इतना बड़ा से इतना छोटा, फिर इतना छोटा, और फिर एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का नाम दे दिया गया इसको। केकियम इतना छोटा रिड्यूस हो गया क्योंकि हम सेल्यूलोज डाइजेशन कर नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास उसको डाइजेस्ट करने की एंजाइम्स नहीं है। तो केकियम हाईली रिड्यूस हो जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में। घास फूस खाने वालों में इसका फंक्शन होता है सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो केकियम के बाद मतलब इसका तो कोई खास काम है ही नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन में आता है कॉलन। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पार्ट होता है कॉलन। कॉलन ये होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में यहां से डिओडेनम, आपको याद होगा, यहां से डिओडेनम आता है, फिर यहां पर इलियम, जुजिनम, इलियम आता है, फिर यहां पर खुल जाता है, इसको बोल देते हैं इलियोकेकियल, इलियोकेकियल ओपनिंग, इसको बोल देते हैं इलियोकेकियल ओपनिंग। ठीक है, और ये है अपेंडिक्स या फिर केकियम या अपेंडिक्स या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये है असेंडिंग कॉलन, ये है असेंडिंग कॉलन, ये वाला पार्ट। ये है ट्रांसवर्स कॉलन, ये है डिसेंडिंग कॉलन, मतलब ऊपर जाने वाला असेंडिंग, सीधे जाने वाला ट्रांसवर्स, और नीचे जाने वाला डिसेंडिंग। मतलब सबसे बड़ा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलन ही है, और उसके बाद ऐसे घूमने वाला पार्ट होता है, उसको बोल देते हैं सिग्मोइड कॉलन। ये आपने पढ़ी थी ना, तो पढ़े होंगे, फिर भी ये टर्म नई बार सुन रहे होगे, तो आप याद रख लेना कि ये सिग्मोइड कॉलन होता है जब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे घूम रही होती है। ठीक है,
इसके बाद का मैंने यहाँ, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं रेक्टम, मैंने यहां बना दिया है। ये जो यहां खुलता है ये वाला पार्ट होता है रेक्टम। रेक्टम में फीकल मैटर जो है वो स्टोर होता है। फीकल मैटर मतलब वेस्ट, खाने को डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अब जो बचा है जो इंसानों के काम का ही नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। इस बाहर निकालने की प्रोसेस को हम बोल देते हैं इजेशन, जो कि अनवांटेड फूड का होता है, जिसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स, पानी सब एब्जॉर्ब करने के बाद जो लास्ट में बचता है ये जनरली येलो कलर का होता है, क्योंकि इसमें लिवर के पिगमेंट्स होते हैं। कौन से बताओ मुझे आप? यस, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की वजह से फीकल मैटर जनरली येलो कलर का होता है। और इसके बाद रेक्टम में ये आके स्टोर हो जाता है, और रेक्टम के बाद आता है एनल कैनल, और फिर ये एनस। एनस से बाहर ये निकल जाता है। एनस में दो स्पिंक्टर्स होते हैं, एक वॉलंटरी एक इनवॉलंटरी। एनस में दो स्पिंक्टर्स होते हैं, दो स्पिंक्टर्स होते हैं एनस में, या बस इतना याद रख लो, दो स्पिंक्टर्स होते हैं। रेक्टम में फीकल मैटर स्टोर होता है, फिर वो एनल कैनल में आता है जब सिग्नल मिलता है ब्रेन से, और जहां पर वॉशरूम होता है वहां पर, और वॉशरूम के आते ही ये एनल जो ये स्पिंक्टर्स है खुल जाते हैं, और एनस से फीकल मैटर बाहर निकल जाता है, इजेशन हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं। इसका सबसे बड़ा फंक्शन है बॉडी से फीकल मैटर को बाहर निकालना, जिसको हम बोल देते हैं इजेशन। और इसके अलावा यहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। वाटर के साथ यहां पर आप ऐड कर लीजिए, यहां पर मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो वाटर, मिनरल्स, इवन ड्रग्स का भी यहां पर, तो 3 चीजों का आप एब्जॉर्प्शन लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स। तो ये 3 चीजों का यहां एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर इजेशन हो जाता है। तो यही था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और इसी के साथ खत्म होता है हमारा एलिमेंट्री कैनल का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो मैंने इसको इतने इजीली आपको करवा दिया। अब हमें फिर से डाइजेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें फिर से एब्जॉर्प्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने सारे स्ट्रक्चर्स के साथ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ग्लैंड्स, उनके जूसेस, हमने सब पढ़ लिया है। इसका मतलब चैप्टर में आप कुछ बचा ही नहीं है जो आपको ना पता हो, ठीक है। फिर भी इनकेस कुछ रह गया है तो मैं इसके बाद बताने वाला हूं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में, जो कि आप ध्यान रख सकते हैं कि एब्जॉर्ब्ड फूड, मतलब एब्जॉर्प्शन पहले थोड़ा सा बताऊंगा, फिर बताऊंगा एक और प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है, फिर इजेशन की डेफिनेशन लिखवाऊंगा जो लार्ज इंटेस्टाइन करता है, और उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवा देंगे एनसीईआरटी के या बाहर आउट ऑफ एनसीईआरटी, जो शायद मेंशन करना मैं भूल गया होगा या मेंशन नहीं करे होंगे, कुछ और डिटेल्ड पॉइंट्स हैं, तो वो मैं एंड में आपको लिस्ट बनवा दूंगा। और उसके बाद हम सबसे एंड में जाएंगे, डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो यहां पर चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। ये था लार्ज इंटेस्टाइन, केकियम, कॉलन एंड रेक्टम। कॉलन 3 पार्ट्स में है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, 4 पार्ट्स में, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। फिर आता है रेक्टम जहां फीकल मैटर स्टोर होता है, फिर एनल कैनल और एनस। एनस में 2 स्पिंक्टर्स होते हैं। इसको आप यहां कनेक्ट कर लीजिएगा, यहां जगह नहीं थी तो मैंने इसको यहां घुमा के यहां बना दिया। ये रेक्टम है, यहां लिखा हुआ ये रेक्टम है, इसके नीचे एनल कैनल और एनस आप बना लीजिएगा, ठीक है बस। और यहां पर इलियोकेकियल ओपनिंग भी आप लिख सकते हैं। सो दैट इज ऑल विद दिस। आप वीडियो पॉज करके नोट करें और फिर फटाफट आगे चलते हैं। जो हम इतनी देर से बात कर रहे थे, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उस एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिससे कि जो भी चीजें डाइजेस्ट हुई है ना हमारी बॉडी में, जो कि बड़े से छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स बने हैं, वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स को ब्लड या लिम्फ में ले जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये तो हमने देख लिया स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन 3 तरीके से होता है, वो अब आप सुनेंगे। एक होता है एक्टिव, मतलब एनर्जी की हेल्प से डाइजेस्टेड पार्टिकल्स को ब्लड लिम्फ में ले जाना। पैसिव, जिससे कि खुद ही एब्जॉर्ब पार्टिकल, मतलब डाइजेस्टेड पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड या लिम्फ में। थर्ड होता है फैसिलिटेटेड, जिसमें कि एक प्लेन आता है, वो उसमें डाइजेस्टेड पार्टिकल्स को बिठा के ले जाता है, और ये प्लेन कोई आयंस होता है या कोई सब्सटेंस होता है जो अपने ऊपर उनको बिठा के ले जाता है। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। ये वो प्रोसेस है जिससे कि डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स को हम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू ब्लड या लिम्फ में भेज देते हैं। ये 3 टाइप का होता है। पैसिव,
जब एनर्जी नहीं लगती है उसको बोल देते हैं पैसिव। पैसिव में क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर यहां हाई कंसंट्रेशन है उस चीज का, यहां लो है, सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन में हाई कंसंट्रेशन है किसी चीज का और ब्लड में लो है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से पैसिवली, जैसे कि ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा है ब्लड में कम है, तो वो पैसिवली मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में खुद ही सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू चले जाएगा। तो विदाउट एनर्जी पैसिव देखने को मिलता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसके लिए मस्ट होता है, मतलब हाई एंड लो कंसंट्रेशन होनी चाहिए। और ये देखने को मिलता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोरीन माइनस आयंस। और वाटर में भी देखने को मिलता है, पर वहां डिफ्यूजन नहीं, वहां ऑस्मोसिस होता है। क्या होता है, ऑस्मोसिस। अगेन वहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट है अगर हमें पैसिव करवाना है तो। ठीक है, एक्टिव के लिए एनर्जी चाहिए होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, ब्लड में ग्लूकोज पहले से ही बहुत ज्यादा है, पर स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज निकालना है क्योंकि ब्लड को और चाहिए, तो वो क्या करता है, एनर्जी लगा के उस ग्लूकोज को स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में डाल देता है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है एनर्जी की हेल्प से। तो यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रोल नहीं है, यहाँ एनर्जी का रोल है। तो एक्टिव मतलब एनर्जी में होता है और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई टू लो नहीं जा रहा, लो टू हाई जा रहा है, जहां कम है वहां से ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो लो टू हाई जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। और ये भी देखने को इन्हीं में मिलता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोरीन एंड सोडियम। तो आपको अगर ये याद करना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आ जाएंगे, तो आप एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं बंगाली भाषा में, आमी कल गल करचू करूं। सो गल इज अ पंजाबी वर्ड कि मैं कल बात करूंगा। सो आमी मतलब अमाइनो एसिड्स, कल मतलब क्लोरीन, गल मतलब ग्लूकोज एंड कर। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स, क्लोरीन एंड ग्लूकोज, ये तीन चीजें एक्टिवली होती हैं और पैसिवली, दोनों, ये तीनों चीजें एक्टिवली भी हो सकती हैं, पैसिवली भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा है। अगर वहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो कैसे होंगी, पैसिवली, एक्टिवली नहीं, पैसिवली एंड डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएंगे। और अगर वाटर है तो ऑस्मोसिस हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, अगर लो टू हाई जाना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, थर्ड होता है फैसिलिटेटेड, जहां पर कैरियर आयंस लगती है, मतलब यहां पर एक प्लेन है, सोडियम ने एक हेलीकॉप्टर खरीद रखा है मुकेश अंबानी भाई साहब जैसा, तो उन्होंने, सोडियम जी ने एक हेलीकॉप्टर खरीद रखा है, वो कहते हैं आओ मेरे अंदर भर जाओ और मैं तुम्हें ब्लड या लिम्फ के अंदर छोड़ आऊंगा। तो ये कैरियर आयन है, सोडियम आयन कैरियर आयन है। यहां पर कैरियर आयन, या जैसे कि सोडियम है, यहां पर ये फैसिलिटेट करते हैं, मतलब ये वहां से एब्जॉर्ब करवाते हैं, अपने ऊपर ले जाके इधर से उधर ले जाते हैं, और ये देखने को ब्लड या लिम्फ में ले जाते हैं। और ये देखने को मिलता है फ्रक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड्स। अगेन एनसीईआरटी के एग्जांपल है, तो इसको लर्न करने की टेक्निक है फरा खान। फरा, फ्रक्टोज, अरा, अमाइनो एसिड्स, खान, Na, मतलब सोडियम प्लस आयंस करवा रहे हैं फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन फ्रक्टोज का और अमाइनो एसिड का। तो ये थे तीन टाइप के एब्जॉर्प्शन, फैसिलिटेटेड सोडियम आयंस की हेल्प से, फ्रक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड्स का होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सोडियम या क्लोरीन आयंस का होता है एक्टिव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद एनर्जी, और पैसिव विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू डिफ्यूजन या फिर वाटर का ऑस्मोसिस के थ्रू। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है खत्म। और अब चलते हैं आगे कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे। चलिए वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लीजिए और फिर आगे चलिए यार। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स की। तो जब खाना हमारे बकल कैविटी से ईसोफेगस के थ्रू अंदर जाता है, मतलब जब उसके साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है, सलाइवरी माइलेज मिक्स हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, बोलस। ये आपको पता है। जब खाना स्टमक के जूसेस के साथ, स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है, तो वो बन जाता है काइम। और काइम कैसा होता है, एसिडिक। इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। काइम कैसा होता है, एसिडिक। एक और टर्म होता है काइल। काइम और बोलस आपने सुना होगा। काइल जब इंटेस्टाइन में आ जाता है खाना, जब इंटेस्टाइन में काइम आ जाता है और उसकी एसिडिटी बेसिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, जब वो एल्कलीन हो जाता है, तब हम उसको कह देते हैं काइम। तो काइल मतलब इंटेस्टाइन में है और इसका नेचर कैसा है पुत्र, बेसिक। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। जो भी खाना अभी तक एब्जॉर्ब हुआ है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड्स, फैट, ग्लोब्यूल्स, कुछ भी
ग्लिसरॉल, वो सब जब यूटिलाइज करा जाता है तो मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद खाने को, जो न्यूट्रिएंट्स को जिनको हमने एब्जॉर्ब किया था उनको यूटिलाइज करना एसिमिलेशन कहलाता है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स, जो भी हमने अभी एब्जॉर्ब किया उसको यूटिलाइज कर लिया तो उसको बोल देते हैं हम एसिमिलेशन। डिफेसिकेशन मतलब इजेशन, हमारी बॉडी से फीकल मैटर मतलब जो हमारे अब काम का खाना नहीं है, जो पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है, काइल में से जब सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, जब वो फीकल मैटर बढ़ जाता है, जब उसमें स्टीरियोबिलिन एंड स्टीरियोविरिडिन ये वाले जो लिवर के कंपोनेंट्स है येलो कलर वाले, ये जब उसमें ऐड हो जाते हैं, जब वो येलो कलर का हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि ये डिफेसिकेशन हो गया, मतलब रिमूवल ऑफ फीसेस। ठीक है, स्टीरियोबिलिन एंड स्टीरियोविरिडिन, ठीक है, ये होता है। बिली को हटा के स्टीरियो लगा देते हैं। अब बेटा अमाइनो एसिड्स या मोनोसेक्राइड्स या फैट्स जो भी अभी एब्जॉर्ब हुए हैं वो सीधा ब्लड में जाके, आपको पता है ब्लड में जाते हैं, फिर सीधा हार्ट में नहीं जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में कहां नहीं जाते? सीधा हार्ट में। अरे ये तो हमें हमारी वो थॉट से गलत है, बिकॉज हमें लगता है कि अब ये जो ब्लड है वो पहले हार्ट में जाता है फिर बॉडी में जाता है। नहीं बेटा, पहले यही अमाइनो एसिड या वो वाला ब्लड जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो पहले जाता है लिवर में थ्रू अ वेन विच इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक मतलब लिवर की पोर्टल वेन, उस वेन के थ्रू पहले लिवर में जाता है, वहां पर ये सारी चीजें यूटिलाइज हो जाती हैं। उस ब्लड में से ये सारी चीजें निकाल के उनको काम में लगा दिया जाता है, किसी को अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए, किसी को सेल के स्ट्रक्चर बनाने के लिए, किसी से यूरिया बनाने के लिए, मतलब किसी भी काम में बॉडी के लगा दिया जाता है। और फिर ब्लड में जब ये सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं तब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है। इस वाली चीज को कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसका मतलब जो अमाइनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स, फैट्स अभी एब्जॉर्ब हुए हैं वो सीधा हार्ट में नहीं जाएंगे। हार्ट में जाके क्या करेंगे? उनका तो कोई काम ही नहीं है हार्ट में जाना, तो इसीलिए लिवर में जाके यूटिलाइज करते हैं। इसलिए लिवर बिगेस्ट ऑर्गन है, बिजिएस्ट ऑर्गन या ग्लैंड भी हमारी बॉडी का। ठीक है, तो इसको मैंने और डीपली एक्सप्लेन कर रखा है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं इसको, कि हार्ट से ब्लड, ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड हार्ट में नहीं जाता सीधा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड पहले जाता है लिवर में थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन, HPF, हेपेटिक पोर्टल की वेन के थ्रू जो ब्लड जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो जाते हैं लिवर में और फिर जाते हैं हार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन से हार्ट में नहीं जाते, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्योंकि उसमें खाना होता है तो वो पहले लिवर में जाते हैं, वहां पर यूटिलाइज हो जाते हैं और फिर जब सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचता है तो वो हार्ट में जाता है। ठीक है, आफ्टर यूजिंग द फूड एब्जॉर्ब, जितना भी खाना है वो एब्जॉर्ब होने के बाद जब यूटिलाइज कर लिया जाता है लिवर के थ्रू, या फिर हम स्टोर भी कर सकते हैं ना, स्टोर भी करा जाता है कि बाद में एनर्जी देगा हमें, तो इन सारी चीजों के होने के बाद यहां जाता है। इसको बोल देते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, मतलब लिवर में पहले जा रहा है और फिर हार्ट में जा रहा है, सीधा हार्ट में नहीं जा रहा। और ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा गया है और कहीं नहीं होता, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि यहां पर 90% ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम समझ में आ गया ना, कौन सी वेन करवाती है? हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम फटाफट कुछ एनसीईआरटी पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है केकियम में, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है, हाईली रिड्यूस होता है और उसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रोब्स रहते हैं जो कि और ज्यादा फीकल मैटर में से अपना खाना निकाल लेते हैं। ठीक है, जो क्योंकि फीकल मैटर जो यहां पर आता है वो हमारे काम का तो होता नहीं है, तो अब उसको माइक्रोब्स यूज कर लेते हैं। तो कहां पर होते हैं माइक्रोब? सिम्बायोटिक केकियम में। कैसे माइक्रोब्स होते हैं? सिम्बायोटिक। ऑल्सो एनसीईआरटी कहती है कॉलन के 3 पार्ट्स होते हैं, 4 नहीं, हमने पढ़ा है कॉलन के 4 पार्ट्स होते हैं। एनसीईआरटी कहती है असेंडिंग, ट्रांसफर्स और डिसेंडिंग। वो 4th पार्ट को नहीं मान रही है, तो आप 3 पार्ट्स याद कर लीजिएगा, वैसे 4 पार्ट्स होते हैं। All 4 layers shows modification in different parts of the alimentary canal। एनसीईआरटी की काफी इंपॉर्टेंट लाइन है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितनी भी 4 लेयर्स होती है, सिरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, ये पूरे एलिमेंट्री कैनल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन दिखाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स। जैसे कि हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टमक में म्यूकोसल लेयर ग्लैंडुलर हो जाती है,
और मस्कुलरिस लेयर ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस करवाती है, स्टमक में ऑब्लिक लेयर आ जाती है मस्कुलरिस में, है ना। तो मतलब हर जगह पर डिफरेंट पार्ट्स में एलिमेंट्री कैनल के कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। डीग्लूटिनेशन, डिफेसिकेशन मतलब फीकल मैटर का बॉडी से बाहर निकलना, एंड डीग्लूटिनेशन मतलब बोलस का अंदर जाना, मतलब खाने को गटकना, मतलब स्वॉलोइंग ऑफ फूड, बकल कैविटी से खाने को अंदर निकलना, स्वॉलो करना होता है डीग्लूटिनेशन। और ये पॉइंट भी लिखा हुआ है, काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइल का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के अलावा एक और काम होता है, वो होता है एक्टिवेशन ऑफ फैट्स। फूड मैकेनिज्म में दिया है एनसीईआरटी में कि बाइल सिर्फ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं करवाता, बल्कि फैट को तोड़ने वाली एंजाइम लाइपेजेस को भी एक्टिवेट करता है। तो ये भी याद रखना है। इसके बाद डिसऑर्डर्स लिखे हैं एनसीईआरटी के, बहुत इजी हैं। सबसे पहला डायरिया, पेट खराब होना का इंग्लिश में बोलते हैं डायरिया। क्या होता है, जब खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, खाना प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, खाना जब प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो वो लिक्विड रह जाता है, ठीक है, और उसी लिक्विड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से जो फीकल मैटर है वो सॉलिड नहीं रहता, वो लिक्विड हो जाता है। वहां वाटर का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता, वहां किसी भी चीज का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पेट खराब हो गया है, दैट मीन्स लिक्विड फीकल मैटर आ रहा है। तो लेस एब्जॉर्प्शन होता है खाने का, और इनकंसिस्टेंट बाउल मूवमेंट्स। इनकंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस का पता नहीं चलता। इरेगुलर मतलब कभी भी हो सकता है, तो ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। इनकंसिस्टेंट बाउल मूवमेंट्स का मतलब कभी हार्ड होती है बाउल, मतलब फीकल मैटर, कभी सॉफ्ट होती है। एंड मोर लिक्विड फीकल मैटर, फीकल मैटर कैसा होता है, काफी लिक्विड होता है, लिक्विफाइड होता है, ठीक है। इसको कहते हैं पेट खराब होना, डायरिया। एक और टर्म होता है कि लाइक वॉशरूम जाने का मन ना होना, मम्मी मुझे ना पॉटी नहीं आ रही है, सो दैट इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन। मतलब इरेगुलर बॉल मूवमेंट्स, मतलब टाइमली आपको बॉल मूवमेंट ना हो, टाइमली आप वॉशरूम ना जाएं, तो इरेगुलरली अगर आप जा रहे हैं, अगर टाइमली नहीं जा रहे हैं, तो वो होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि रेक्टम में फीकल मैटर रह जाता है बहुत देर के लिए, बिकॉज हमें पता है रेक्टम ही फीकल मैटर को स्टोर करता है टेम्पररीली, तो वो फीकल मैटर रेक्टम में फंस जाता है, वो बाहर नहीं निकलता, जिस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मतलब मुझे पॉटी नहीं आ रही है काइंड ऑफ थिंग हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन, मतलब आपको वॉशरूम नहीं जाने का मन हो रहा है बिकॉज वहां पर इरेगुलर बॉल मूवमेंट्स है और रेक्टम में फीकल मैटर रिटेन हो रखा है, फंसा हुआ है। एक और होता है इनडाइजेशन, नाम से क्लियर है, जब ये होता है डायरिया मतलब लेस एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन कम होना। अगर डाइजेशन कम हो रहा है तो इनडाइजेशन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कम होने से पेट खराब होता है, डायरिया होता है, और डाइजेशन ना होने से इनडाइजेशन होता है। इससे लगता है कि फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, ऐसा लगता है कि कुछ खाने का मन नहीं होता, ठीक है। जो एपिटाइट होती है, जो भूख होती है, वो कम हो जाती है और फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाती है। यहां भी एक और पॉइंट में लिख सकते हैं, एपिटाइट बिकम्स लेस। एपिटाइट मतलब भूख, भूख कम लगती है। और इसके कॉज क्या हो सकते हैं, क्यों कम डाइजेशन होता है? सबसे पहले अगर मैंने बहुत स्पाइसी खाना खा लिया तो उस वजह से कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, उस वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव हार्मोन्स प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से इंडाइजेशन हो गया, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, या फिर वही लेस एंजाइम सिक्रीशन हो रहा है, या फिर फूड पॉइजनिंग हो गई है। कोई भी कॉज हो सकता है इंडाइजेशन का, मेंटल कॉज, फिजिकल कॉज, कुछ भी कॉज हो सकता है, उससे इंडाइजेशन हो जाता है, मतलब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। इसका मतलब हमें भूख नहीं लगती, फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाती है। नेक्स्ट इज वॉमिटिंग। वॉमिट क्या होता है, कभी नॉइजिया मतलब जी कच्चा, नोजिया की वजह से एक रिफ्लेक्स एक्शन आता है। नोजिया मतलब जी कच्चा होना, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन आना। जी कच्चा होने की वजह से, नोजिया होने की वजह से कभी कभी एक रिफ्लेक्स एक्शन आता है, जिसमें क्या होता है, फूड कम्स आउट ऑफ द माउथ। जो भी खाना स्टमक में होता है, स्टमक तक का खाना बाहर आ जाता है थ्रू इसोफेगस, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस हो जाता है। इसको हम बोल देते हैं वॉमिट, ठीक है। वॉमिट आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, देखा ही होगा, किया भी होगा। और ये कंट्रोल कौन करता है? ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है वॉमिट के, ये कंट्रोल करे जाते हैं मेडुला में एक पार्ट होता है जिसको बोल देते हैं वॉमिट सेंटर। तो वॉमिट सेंटर जो मेडुला का है वो वॉमिट को कंट्रोल करता है। नोजिया की वजह से हो जाता है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, और इसमें स्टमक तक का खाना ईसोफेगस के थ्रू बक्कल कैविटी माउथ से बाहर आ जाता है, ठीक है। जॉन्डिस, एनसीईआरटी जी कहती हैं कि लिवर की जो पिगमेंट्स हैं बाइलिरुबिन और बिलिवर्डिन, जब स्किन पे और आईज पे डिपॉजिट हो जाते हैं तो आईज और स्किन येलो पड़ जाती है,
ठीक है, तो ये होता क्यों है? ये लिवर की वजह से होता है, लिवर का यहां पर अफेक्ट हो जाता है, मतलब लिवर यहां पर इफेक्ट हो जाता है, लिवर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और उस वजह से इसका एक सिम्टम या कॉज आता है जॉन्डिस का, जो आपने देखा भी होगा, आपको हुआ भी होगा शायद बचपन में, मोस्ट बच्चों को होता है, इन्फेंट्स को। तो आईज स्किन जो होती है वो येलो हो जाती है क्योंकि यहां लिवर प्रॉब्लम में आता है। तो लिवर के पिगमेंट्स बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन आपकी स्किन को और आईज को येलो टर्न आउट कर देते हैं। तो ये थे हमारे 5 डिसऑर्डर्स एनसीईआरटी के, इंडाइजेशन, जॉन्डिस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड और क्या था, वॉमिटिंग। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टीच सम मोर इंपॉर्टेंट स्टफ, कुछ और नई चीजें पढ़ते हैं। यहां पर एनसीईआरटी अब खत्म हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से, पर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ लेते हैं जो काम आ जाती है नीट वगैरह में या बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, उससे पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ऐसे ही समझ लो। मसल्स ऑफ लिप्स आर कॉल्ड ऑर्बिक्युलरिस ओरिस। जो लिप्स के मसल्स होते हैं उनका नेम लिखवा दिया मैंने, ऑर्बिक्युलरिस ओरिस लिख लो। सिलाइवा में आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन्स, आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी होती है। ये आईजीए क्या होती है या आईजी क्या होता है, ये आप 12th क्लास में पढ़ते हैं इम्यूनिटी वाले चैप्टर में। तो यहां पर आप सिंपली याद रख सकते हैं कि सिलाइवा में आईजीए एंटीबॉडी होती है। ईसोफेगस में सिरोसा, सिरोसा मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर एलिमेंट्री कैनल की एब्सेंट होती है और सबसे अच्छी डेवलप्ड मस्कुलरिस लेयर होती है बिकॉज उसमें अच्छी खासी पेरिस्टाल्सिस करनी होती है। तभी एनसीईआरटी ने लिखा था कि हर पार्ट में एलिमेंट्री कैनल के कुछ ना कुछ टिश्यूज डेवलप होते हैं और कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो वो यही मॉडिफिकेशन है कि ईसोफेगस लैक्स सिरोसा। स्टमक में 4 से 5 घंटे तक फूड रहता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रख लीजिएगा कि फूड स्टमक में 4 से 5 घंटे तक रहता है। और स्टमक पेरिटोनियम, जैसे लंग्स के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, और मतलब सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के ऊपर कुछ ना कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं, हार्ट के भी ऊपर होता है, ऐसे ही स्टमक के ऊपर पेरिटोनियम होता है, स्टमक को कवर करता है पेरिटोनियम। और स्टमक के जूस में बहुत इंपॉर्टेंट अगेन एनसीईआरटी की लाइन है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स होते हैं। सिर्फ स्टमक में ही नहीं, हर जगह म्यूकस जहां भी आता है उसका एकमात्र काम यही होता है कि वो लुब्रिकेशन करता है, ठीक है। और साथ में उसका स्टमक में ये काम होता है कि वो स्टमक को HCl से बचाता है, वरना HCl स्टमक की वॉल्स को जला देगी। इसलिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स मतलब स्टमक के जूसेस में होते हैं, डाइजेस्टिव जूस में, ताकि वो स्टमक की वॉल को बचा ले, ठीक है। नेक्स्ट इज फैल्सीफॉर्म लिगामेंटम। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, लिवर के राइट और लेफ्ट लोब के बीच में एक सेपरेशन होता है, वो एक्चुअली यही पेरिटोनियम जो होता है ना कवरिंग, जो स्टमक को कवर करता है, वही फोल्ड्स होके फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बनाता है जो राइट एंड लेफ्ट लोब को सेपरेट करते हैं, किसमें, लिवर में, ठीक है। बाइल को हम फॉल्स डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, क्यों, ये तो आपको भी पता है, बिकॉज उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम है ही नहीं, तो उसको फॉल्स डाइजेस्टिव जूस कह दिया। बाइल सॉल्ट्स बहुत सारी बुक्स में दिए हुए होते हैं, नीट वगैरह की, तो आप याद कर सकते हैं कि 2 बाइल सॉल्ट्स हमारे नाम काम के हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है। टोरोकोलेट, TAUROCHOLATE एंड ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। आप यूट्यूब पे भी और वीडियोस देखेंगे, उसमें भी ये टोरोकोलेट और ग्लाइकोकोलेट सोडियम वाले दिए होते हैं बाइल सॉल्ट्स में। अच्छा, ये मैंने लिवर में बताया था कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है कौन, लिवर, है ना। तो ये जो लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, ये एक साइक्लिक प्रोसीजर होता है और इस साइकिल को कहते हैं ऑर्निथाइन साइकिल। क्या कहते हैं, ऑर्निथाइन साइकिल। ह्यूमंस में अमोनिया को कन्वर्ट करा जाता है यूरिया में, इस पे क्वेश्चन आ सकता है किस साइकिल की हेल्प से, ऑर्निथाइन साइकिल। कहां कन्वर्ट करा जाता है, लिवर में। एनल स्फिंक्टर्स 2 होते हैं, मैंने बताया था, एक होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, वो इनवॉलेंट्री होता है, और एक होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर EAS, जो वॉलेंट्री होता है। मैंने उस वक्त भी बताया था एक वॉलेंट्री होता है और एक इनवॉलेंट्री होता है, 2 एनल स्फिंक्टर्स होते हैं। तो इंटरनल वाला इनवॉलेंट्री होता है और एक्सटर्नल वाला वॉलेंट्री होता है। मतलब इंटरनल वाला ब्रेन के सिग्नल से एकदम से खुल जाएगा, पर एक्सटर्नल वाला आपकी मर्जी से ही खुलेगा, एनल स्फिंक्टर्स, ठीक है। पाइल्स और हीमोरॉइड्स, पाइल्स और हीमोरॉइड्स में क्या होता है, जो रेक्टम होता है जहां पर फीकल मैटर स्टोर होता है, उसमें जो रेक्टल की वेन होती है, मतलब रेक्टम की वेन जो होती है, रेक्टल वेन, वो काफी बड़ी हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, उस वजह से पाइल्स या हीमोरॉइड्स कॉज हो जाते हैं। तो इनलार्जमेंट्स ऑफ रेक्टल वेन, तो पाइल्स या हीमोरॉइड्स में क्या होता है, रेक्टम की वेन इनलार्ज हो जाती है, जिस वजह से कभी कभी खून भी आ जाता है, विद फीकल मैटर खून भी आ जाता है, तो पाइल्स एंड हीमोरॉइड्स।
ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और आपके लिए लाया हूं, सुन लीजिए, लिखने हो तो लिख लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेसल पैसेज एंड बकल कैविटी आर सेपरेटेड बाय, नेसल कैविटी और बकल कैविटी ये दोनों सेपरेट करे जाते हैं बाय, ऑप्शंस में है पैलेट या यूविला। अब आप क्या कर देंगे, टिक यूविला में, पर नहीं, ये ओपनिंग को प्रिवेंट करते हैं, है ना। पर यहां पर लिखा है सेपरेट कौन करता है, तो ये इंग्लिश का घुमाओ फिराओ है। तो सेपरेट करने के लिए पैलेट रिस्पॉन्सिबल होता है, यूविला नहीं, यूविला ओपन क्लोज करता है। नेक्स्ट है वाटर अमाउंट इन इनामल इज डैश, इनामल जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है टीथ के ऊपर, डेंटाइन के ऊपर, उसमें वाटर का कंटेंट कितना होता है, 3%। आप लिख सकते हैं इनामल हैज 3% वाटर। फिर पेयर्स पैचेस फॉर्म्स, क्या फॉर्म करते हैं पेयर्स पैचेस, ये लिम्फोइड टिश्यूज हैं, तो ये लिम्फोसाइट्स फॉर्म करेंगे, मतलब ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो आप लिख सकते हैं पेयर्स पैचेस फॉर्म्स लिम्फोसाइट्स, यहां ऑप्शन में म्यूकस और लिम्फोसाइट्स दिया हुआ है, तो लिम्फोसाइट्स करेक्ट आंसर है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन लिवर एंड स्टोर्ड इन डैश, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में लिवर में ही कन्वर्ट होता है, वो तो क्वेश्चन नहीं बता दिया, पर स्टोर कहां होता है, तो ग्लाइकोजन लिवर में भी स्टोर होता है, तभी हेपाटोसाइट्स जो है वो ग्लाइकोजन रिच होते हैं। इसके साथ साथ ये मसल्स में भी स्टोर हो सकता है, तो लिवर एंड मसल्स दोनों इसके आंसर हैं। अच्छा, व्हाट इज कॉमन पैसेज ऑफ बाइल इन पेंक्रियाटिक जूस, आपको पता है बाइल इन पेंक्रियाटिक, हेपाटोपेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। एम्पुला होता है डिओडनम के, एम्पुला ऑफ वाटर बोलते हैं, VATER, एम्पुला वाटर जो साइड में फूल जाता है, वो जाके मैंने बताया था एम्पुला बोलते हैं, वहां लिखवाया नहीं था, बस मुंह से मेंशन किया था। एम्पुला ऑफ वाटर VATER बोलते हैं उसको, VATER, ये जो फूला हुआ पोर्शन होता है जिसे हेपाटोपेंक्रियाटिक डक्ट डिओडनम में आके खुलता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के थ्रू, इसको बोल देते हैं एम्पुला ऑफ वाटर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ई कोलाई हमारे, मैंने बताया था लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ माइक्रोब्स होते हैं सिम्बायोटिक, तो उनका एग्जाम्पल है एक ई कोलाई, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो फीकल मैटर होता है उसकी हेल्प से वाइटामिन बनाता है बी भी B12 बनाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वाइटामिन होता है, और वाइटामिन के, हमारी बॉडी में वाइटामिन के बनाने वाला ई कोलाई है। तो ई कोलाई लार्ज इंटेस्टाइन में फीड करता है फीकल मैटर पे, और वाइटामिन बी और के बनाता है। स्मेल ऑफ फीकल मैटर, जो फीकल मैटर की स्मेल होती है वो 2 से 3 चीजों की वजह से होती है। एक तो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और एक दूसरी चीज होती है जिसको बोल देते हैं इंडोल, INDOL। तो इंडोल और हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ये गैस, मतलब इसकी स्मेल ऐसी होती है। नीट 2018 पे अच्छा क्वेश्चन आया था, एक वो बताने जा रहा हूं, मोनोसेक्राइड्स को बाइल सॉल्ट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब फैट को तोड़ने के लिए इमल्सिफिकेशन, बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करवाता है, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर मोनोसेक्राइड्स टूट जाते हैं तो उनके लिए उनके आपस में इतनी एफिनिटी होती है, इतनी जुड़ने की क्षमता होती है कि टूटने के बाद वो फिर से जुड़ जाएंगे, तो मतलब टूटना है ही नहीं, मतलब टूट ही नहीं पाता। इसीलिए हम फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं ताकि मोनोसेक्राइड्स एक दूसरे से वापस ना जुड़ पाए, ठीक है। अगर हमने कोई बड़ा मॉलिक्यूल तोड़ दिया वो वापस से फिर से ना जुड़ जाए, ठीक है, इसलिए इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करते हैं। तो मोनोग्लिसराइड्स जो है वो बाइल सॉल्ट्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए बाइल की इंपॉर्टेंस होती है। और बाइल सॉल्ट्स टोको, मतलब अभी बताई थी, सोडियम ग्लाइकोकोलेट जो भी बताई थी, तो बाइल सॉल्ट्स एज दे हैव हाई एफिनिटी टू ईच अदर, इनकी हाई एफिनिटी होती है एक दूसरे के लिए। और फैट हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं, मोनोग्लिसराइड्स की फॉर्म में नहीं। जैसे कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, वैसे ही फैट्स ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। इसके बाद ये कुछ विटामिन हैं, इनके नाम याद रखने हैं, साइंटिफिक नेम्स। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, विटामिन के का होता है मीनाडोन, MENADIONE, मीनाडियोन। विटामिन ई का होता है टोकोफिनॉल, क्या होता है टोकोफिनॉल। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है, इससे हमारी जो स्किन होती है वो ग्लो करती है, वो शाइन करती है, वो खुद खिलती है। तो विटामिन ई को टोकोफिनॉल को क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके साथ साथ एजिंग की प्रोसेस को भी हल्का कर देता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। तो एजिंग का जो प्रोसेस है, झुर्रियां पड़ना, व्रिंकल्स आना, ये भी बहुत कम हो जाता है। और विटामिन डी जो है वो तो कैल्सिफेरॉल ही होता है, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स से हमें मिलता है विटामिन डी कैल्सिफेरॉल। तो A, D, E, K जो ये 4 विटामिन अभी पढ़े, ये फैट सॉल्युबल है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो विटामिन सी जो होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B9 है ये, इसको बोल देते हैं फॉलिक एसिड। विटामिन B2
राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B1 इनहीमीन होता है, INHI अमीन, इनहीमीन कह सकते हैं। विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामीन। क्या होता है? साइनोकोबालामीन। ये आपको नाम याद रखने बिकॉज इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और विटामिन B3 होता है नियासिन। ये आपने सुना भी होगा, एंजाइम्स वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कोफैक्टर्स में, विटामिन B3 नियासिन, है ना। अब याद कर लेना क्या पढ़ाया था विटामिन B3। डेफिशिएंसीज की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है, विटामिन ए करता है नाइट ब्लाइंडनेस, ये हमने बचपन में पढ़ा था, इन पे भी क्वेश्चंस अभी भी आ जाते हैं। विटामिन B1 बी पढ़ा था, पर अब बड़ी क्लास में आ गए तो B1 जो होता है इनहीमीन बेसिकली, वो करवाता है बेरी, स्किन का डिसीज है। विटामिन सी स्कर्वी करता है, गम्स का डिसीज है। विटामिन डी जो है वो रिकेट्स कॉज करता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है, गला ऐसे फूल जाता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर, आयोडीन की डेफिशिएंसी से एनीमिया। कैल्शियम या पोटेशियम की डेफिशिएंसी से रिकेट्स कॉज हो जाता है, जो कि विटामिन डी से भी हो रहा था। जिंक से वीक इम्यूनिटी हो जाती है, तो इसलिए जिंक खाना अब आप लोग शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन की डेफिशिएंसी पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से 2 डिसीजेस हो सकते हैं, एक तो मिरास्मस और एक क्वार्शुश्कर। अगर बच्चे की उम्र, एक तो इस पे 3 डिफरेंसेस अपन याद कर लेते हैं। सबसे पहला, अगर बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो मिरास्मस होगा, और 1 साल से ज्यादा है तो क्वार्शुश्कर होगा। मिरास्मस में बॉडी का फैट बिल्कुल खत्म हो जाता है और एकदम से हड्डियों का ढांचा बाहर आ जाता है, पर क्वार्शुश्कर में बॉडी फूल जाती है, स्टमक फूल जाती है, पैर फूल जाते हैं। मिरास्मस में ड्राई स्किन हो जाती है, स्किन एकदम पतली पेपर लाइक हो जाती है, और क्वार्शुश्कर में स्किन स्वॉलन हो जाती है, फूल जाती है। तो ये 3 डिफरेंसेस होते हैं। पहला तो एज का डिफरेंस, कि 1 साल से छोटे बच्चे को होता है मिरास्मस, 1 साल से बड़े बच्चे को होता है। यहाँ ड्राई स्किन होती है, यहाँ स्वॉलन स्किन होती है, और यहाँ नो फैट होते हैं, यहाँ फैट ज्यादा होता है। इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं अच्छे खासे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये एक ही डेफिशिएंसी से हो रहा है, जिसकी प्रोटीन की। ठीक है, तो ये थे एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और इन पे भूले भटके कभी ना कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे नीट 2018 में आ गया। कुछ और क्वेश्चंस बता रहा हूं ओरली, मन हो तो लिख लीजिएगा। अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, आपको पता ही है। Which reserve food is used during starvation? अगर मैं स्टार्व कर रहा हूं, अगर मैं स्टार्वेशन कर रहा हूं, अगर मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूं, तो कौन सा रिजर्व फूड मेरे काम आएगा? 4 ऑप्शन दिए होंगे, ग्लूकोज, फैट्स वगैरह सब कुछ। तो आंसर होता है फैट्स, क्योंकि फैट्स पहले तो ग्लूकोज काम आएगा, फिर फैट, पर इसका आंसर फैट आएगा, क्योंकि ग्लूकोज के बाद फैट यूज होता है। तो स्टार्वेशन मतलब खाना नहीं खा रहा हूं, ग्लूकोज नहीं है, तो फैट्स इसका आंसर होगा। Emulsification of fats by bile occurs in liver या duodenum? Obviously duodenum, because bile duodenum में आता है। एक चीज और, पेप्सिन मतलब प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टमक में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू duodenum, ये भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, सिंपल शुगर ऑफ ब्लड क्या होती है हमारी? ग्लूकोज। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंपल शुगर ऑफ ब्लड? ग्लूकोज। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या एब्जॉर्ब करता है? विटामिन B12। साइनोकोबालामीन। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स ओमनीवोर्स में होती हैं। कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कहां बनता है? लिवर में। ठीक है, फैटी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, ये क्वेश्चन और अच्छा है। प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग में कैसे कैसे क्या यूज होगा? तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स ही होंगे, ग्लूकोज जैसे कि, फिर होंगे फैट्स जो मैंने अभी बताया, और फैट्स भी अगर खत्म हो गए और अभी भी भूख हड़ताल पे बैठे हो तो प्रोटीन्स यूज हो जाएंगे, और फिर डेथ हो जाएगी, तो प्रोटीन्स यूज होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले, फिर फैट्स एंड फिर प्रोटीन्स। 2016 में आया हुआ है, पेंक्रियास सिक्रीट्स व्हिच काइंड ऑफ हार्मोन्स? तो आप लिख सकते हैं प्रोटीनिशियस हार्मोन्स। पेंक्रियास जो होता है वो प्रोटीनिशियस हार्मोन सिक्रीट करता है, लिख सकते हैं आपको लिखना हो तो। एम्स 2016 में आया हुआ है। फुली डाइजेस्टेड फूड रीचेस लिवर बाय हेपेटिक पोर्टल वेन, बता ही दिया था। Stool of a person contains whitish gray color due to malfunction of liver. अगर पर्सन का स्टूल फीकल मैटर ग्रे है तो मतलब क्या इफेक्ट हुआ है? लिवर, तभी तो वो ग्रे है, वरना येलो होता। बिलिरुबिन बिलिवर्डिन नहीं है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर? विटामिन के की क्या रिक्वायरमेंट होती है? ये प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन ब्लड की क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। सर्टेन विटामिन बी आर डैश, कुछ विटामिन बी क्या होते हैं? कोएंजाइम्स होते हैं। व्हाट शुड नॉट बी ईटन टू मच ड्यूरिंग हॉट डेज? गर्म दिनों में ज्यादा क्या नहीं खाना चाहिए? प्रोटीन या फैट्स? फैट्स, क्योंकि फैट्स का डाइजेशन बहुत स्लो होता है हमारी बॉडी में।
ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स नहीं है, तो ज्यादा खाओ शुगर, कम खाओ फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्सिमम इन व्हीट या राइस। स्मॉल ब्लाइंड सैक होस्टिंग सिम्बायोटिक माइक्रोब्स कहां पर होते हैं? केकियम में। ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्सन्स लिवर इज डैमेज। अल्कोहल पीने वाले बंदे का लिवर खराब क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत सारा फैट स्टोर करता है, इसलिए वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है, बिकॉज लिवर में फैट स्टोर होना शुरू होता है, और वो जब बहुत एक्सेसिव फैट स्टोर हो जाता है, बिकॉज अल्कोहल में एक्सेसिव फैट होता है, तो वो लिवर खराब होने लग जाता है। हाँ, विलाय इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में विलाय है तो स्टमक में बताओ क्या है? रियूगे। लिख सकते हैं आप, मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं स्टमक में, इसको बोल देते हैं रियूगे। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, स्टमक में रियूगे होते हैं। जैसे इंटेस्टाइन में विलाय है तो स्टमक में रियूगे होते हैं, मस्कुलर फोल्ड्स। गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट इन हॉर्स। ट्रू, गॉल ब्लैडर हॉर्सेस में नहीं होता। क्वाशविस्कर एंड मिरास्मस आर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। ये तो यही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, नीट 2017 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, फटाफट सुन लो। हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम इंटेस्टाइन। आंसर बताइए। विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन सिक्रीट्स एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम्स? पेनिथ सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। पेनिथ सेल्स एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम्स सिक्रीट करता है। चार ऑप्शन दिए थे, जाइमोजन सेल्स, कफ्पर सेल्स, अर्जिनोटेफिन सेल्स एंड पेनिथ सेल्स। तो पेनिथ सेल्स लाइसोजाइम सिक्रीट करता है। A baby boy of 2 years is admitted to a play school. He passes through a dental checkup. The dentist found that the boy had 20 teeth. Which teeth are absent in that boy? Premolars, क्योंकि बेबी है तो उसमें सारे टीथ होंगे, पर प्रीमोलर्स नहीं होंगे क्योंकि बेबी बॉय है। Which of the following best represents enzyme composition of pancreatic juice? Lipase, amylase, trypsinogen। चलिए, तो आपसे हो ही जाएगा। ठीक है, so that is all with this chapter। हमने काफी सारे questions भी डिस्कस कर लिए। Thank you so much for watching my video. If you like my work, hit the like button, subscribe my channel for more such videos and keep sharing these videos among your friends। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, and I'll help you। So see you soon in another video। Until then, take care and bye bye। Keep learning, keep enjoying।